पेपर 1 में हमने जो क्वेश्चंस देखे थे उसके बाद के आखिरी के शायद 2 से 3 क्वेश्चंस रह गए थे। उनमें देख लेते क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज करी थी आईआईटी जेई ने। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस चल रहे थे, राइट? ये अगर क्वेश्चन नंबर 17 यस सर। 17 18 और शायद 16 भी रह गया था। 16 में बस मैंने हिंट दे दी थी। 16 से अपन फटाफट कंटिन्यू करते हैं। 16 में मैंने तुम्हें यह बताया था कि जब भी A क्रॉस B के मॉड की वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन आए तो दो चीजें याद रखनी है सभी को बेटा। पहला कि A क्रॉस B एरिया ऑफ ट्राइंगल में भी आता है। हम वो कभी कभार क्लिक नहीं कर पाते कि एरिया ऑफ ट्राइंगल में भी हाफ ऑफ A क्रॉस B का मॉड होता है। अब तुम देखोगे, अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में अगर तुम देखोगे हमें 3 साइड ही चाहिए रहती है एरिया निकालने के लिए। तो अगर 3 साइड से तो अपन एरिया निकाल सकते हो, उस एरिया को इससे कंपेयर करेंगे और आंसर आ जाता। मतलब हीरोन्स फॉर्मूला या अपन लगा सकते थे पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में जाके। बट इन्होंने सिर्फ 2 ही साइड्स दी, तीसरी साइड हमें गिवन नहीं दी क्योंकि मॉड्यूलस गिवन है तो डिस्टेंस ऐसे गिवन है। ठीक है, अब एक चीज है यहाँ पे तो हम वो तो नहीं लगा सकते। अब दूसरा क्या है अपने पास, ए क्रॉस बी ए डॉट बी से भी रिलेटेड होता है। ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी के मॉड का स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर होता है। बहुत इजी प्रूफ है, ये तो सभी को पता है। क्रॉस और डॉट में रिलेशन। अब तुम यहाँ पे देखोगे तुम्हें 3 वेक्टर्स की डायरेक्शन गिवन है और बोला है ये ट्राइंगल्स के हैं पार्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सबसे पहले फिगर बनाओ पी क्यू प्लस आर। बी प्लस सी इक्वल 0 आ जाएगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तुम्हें दिया हुआ है पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर, मतलब एक पीक्यू वेक्टर एक क्यू आर वेक्टर और एक आर पी आर हो जाएगा। ये तो सबको पता है, ऑपोजिट डायरेक्शन से जाते हैं। पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। पी आर को अपन लिख सकते हैं माइनस आर पी। पी क्यू किसके बराबर दिया हुआ है, सी वेक्टर। क्यू आर किसके बराबर दिया हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हमें गिवन कि हमसे ए क्रॉस बी पूछ रहे हैं, मतलब सी को हटाना है। अब सी को हटाना है तो सी हमें मिल गया बाकी दो के फॉर्म में, माइनस टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये एक इंपॉर्टेंट था पार्ट। बस अब तो कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। इस सी वेक्टर की जगह क्या रख दो, माइनस ऑफ ए प्लस बी वेक्टर। इधर भी तुम देखोगे ना, जानबूझ के ऐसा क्यों दिया पता नहीं, यहाँ वैल्यू दे दी और यहाँ ऐसा लिख दिया। डायरेक्ट ही लिख देते भाई। सिंप्लीफाई हो जाएगा, मॉड तुम्हें गिवन है, तुम्हें ए डॉट भी मिल जाएगा। और ए डॉट बी कितना आता है, ए डॉट बी की वैल्यू तुम्हें मिलेगी सॉल्व करने के बाद -6। मतलब जो डायरेक्शन दिया उसके अकॉर्डिंग ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा होगा। जो हमें डायरेक्शन हमने जो लिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली -6 आ रहा है। अगर ए डॉट बी आ गया तो ए क्रॉस बी अपन इससे निकाल सकते हैं। होल स्क्वायर ही पूछा है, क्वेश्चन खत्म। मतलब सबसे इजी, मतलब एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन था। बस एक क्लू या एक क्लिकिंग फैक्टर क्या है, ये ट्राइंगल में ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पिछले 3 से 4 सालों में एक क्वेश्चन ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे आ रहा है, बार बार हमेशा आ रहा है। तो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भूलना मत। जो अगर अपन ने ऊपर देखा था ना कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर वाला, वहां पे भी तो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ही तो अपन ने फील करा था वो कि तीसरा साइड और कैसे अपन को एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, या तो पैरेललोग्राम लॉ बना दो, वैसे उससे भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों एक ही रहते हैं लॉ। तो याद रखना ये वाला पॉइंट, मतलब बेसिक था, कुछ इसमें ज्यादा हाईफाई चीजें यूज नहीं हुई। 17 पे आते हैं। 17 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये तुम्हें दिया हुआ है कि दिस आर रियल नंबर्स। तुम्हें ये नहीं कहा है कि a3 इज नॉट इक्वल टू 0। क्या ऐसा दिया है, कहीं नहीं दिया है। पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, ये आईआईटी करती है खेल। हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि क्यूबिकल लिखा है तो वो क्यूबिकल इक्वेशन ही होगी। अरे क्यूबिकल लिखा है तो क्यूबिकल इक्वेशन, अरे उसकी कंडीशन होती है जो 9वीं 10वीं में भी पढ़ा था क्वाड्रेटिक के लिए, मैक्सिमम उसका कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0। और यहां तुम देखो ऐसा कहीं नहीं दिया है, सिर्फ रियल नंबर दिया। पूरा स्टेटमेंट तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसके डेरिवेटिव, ये जो भी एक फंक्शन है पॉलिनोमियल, सेट ऑफ पॉलिनोमियल होगा ना, उसका डेरिवेटिव और उसका डबल डेरिवेटिव जो भी आएगा, उसके कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे टोटल। मतलब इसके और इसके, मतलब एफ डैश के कितने डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे और एफ डबल। पर तुम देखोगे ये तो बहुत सारे अननोन है, तो बहुत सारे अननोन के अकॉर्डिंग अपन कैसे करेंगे यहाँ पे, और मिनिमम पूछा है
तो जब भी ऐसा आता है मिनिमम और डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रोल्स थ्योरम आनी चाहिए। रोल्स थ्योरम पे अभी तक क्वेश्चन भी नहीं कर रहा है, और वो पेपर भी क्या है जिसमें रोल्स थ्योरम पे क्वेश्चन नहीं है, और एलएमबीटी पे ये दो थ्योरम पे तो 100% क्वेश्चन आते ही है, क्योंकि वो अपने सिलेबस में उन्होंने रोल्स और एलएमबीटी अलग से लिखा है। और तुमने पीवाईक्यू देखो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी पे आए पिछले 6 सालों में, 8 सालों में। और रूट्स की बात कर रहे हैं तो शायद रोल्स या एलएमबीटी की कॉन्सेप्ट लग सकती है, बस वो अभी दिमाग में रखना। अब जो मैंने एनालिटिकल तुम्हें थॉट बोला कि ये सब जीरो भी हो सकते हैं, रख सकता हूं जीरो। तो अगर सभी जीरो, मैं पूरा जीरो नहीं रख सकता हूं, फिर तो पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा। बट मैं ए नॉट को 1 रख दूं और बाकी सबको तो जीरो रख सकता हूं ना। सबसे कम डिग्री मिलेगी मुझे, और सबसे कम डिग्री कौन सी मिलेगी? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए नॉट। ए नॉट की वैल्यू 1 भी रख, तो हम ये भी मान सकते हैं, अभी मैं कुछ कमेंट कर रहा हूं, हम स्टैंडर्ड प्रूफ देखेंगे, पर हम ऐसा मान सकते हैं कि नहीं, ये तुम्हें दिखना चाहिए पेपर में। इसलिए मैं बोलता हूं कूल माइंड होना बहुत जरूरी है। बहुत पढ़ लेने से आईआईटी क्रैक नहीं होता है। बेसिक क्लास नोट्स भी पढ़े हैं, एनसीईआरटी आरडी, आपने बेसिक चीजें भी पढ़ी, तो भी तुम अटेम्प्ट कर सकते हो उस दिन पेपर। वो वैसा पेपर बनाते हैं हमेशा। नोट्स, क्लास नोट्स मेन की फैक्टर होते हैं हमेशा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसके फैक्टर्स तो अपन निकाल सकते हैं, पर तुम ध्यान से देखो, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तुमने शायद रिपीटेड रूट्स की कंडीशन पढ़ी होगी। अगर fx और इसके दो रूट सेम है, 1 1 माइनस 1 माइनस 1, तुम वैसे भी यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल के देखना, डेरिवेटिव का कौन सा रूट होगा बोलो? 1 और माइनस 1 होगा कि नहीं होगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो जल्दी से। यस सर। ठीक है, और तुम निकाल भी सकते हो, अगर अपन ने इसका जो तो भी ग्राफ भी बन सकता है। बिल्कुल। एफ डैश एक्स कितना आएगा? 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, इनटू एक्स हो जाएगा। और एफ डबल डैश एक्स क्या आ रहा है? 4 टाइम्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1, तुम देख लेना। तो इससे कितने वैल्यूज आएंगे, कितने रूट्स आएंगे? 3, और इससे कितने आएंगे? 2। तो हमें मिल रहा है 5। तो अगर ये पूरा पॉलिनोमियल ही हटा दो, क्योंकि ये फैक्टर तो रहेगा ही सही, तो उसके अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है कि डेरिवेटिव और उसके डबल डेरिवेटिव के टोटल रूट्स का सम हो रहा है 5। शायद यही सबसे मिनिमम हो। हमने सब हटा ही दिया ना पॉलिनोमियल, तो एक्स्ट्रा तो कोई फैक्टर मिलेगा नहीं। बट अभी इसको आप कंफर्म करते हैं कि 5 ही होगा कि नहीं आंसर, पूरा ट्रेडिशनल पूरी इक्वेशन को लेते हुए। पर ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, हम इनको जीरो भी रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, ये याद रखना बात। अगर तुम्हें ऐसा दे दे लिखा हुआ, मैंने क्लास में भी बताया था, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा ऑन आर? जरूरी नहीं है। ये ऑन टू फंक्शन ऑन आर होगा? जरूरी नहीं है। ए नॉट इक्वल टू 0 बोलना पड़ेगा, तभी इसकी रेंज होगी आर। समझ आ रहा है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है फॉर आईआईटी। हमें इसको देख के तुरंत रेंज आर नहीं क्लिक होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, उसकी रेंज आर कभी होती ही नहीं है। ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न आईआईटी करती है पेपर में, इसलिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है आईआईटी की, जो वो देती है। मेन तो लैंग्वेज ही है खेल, उसी में सब कुछ छिपा है। हिंट हमेशा क्वेश्चन में छिपी रहती है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है? तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। पूरे फंक्शन को ले लेते हैं। ठीक है, मुझे बताओ एफ डैश एक्स के रूट्स क्या होंगे, जरा बताओ। कौन कौन से 100% रूट होंगे? ये दो रूट रिपीट हो रहे हैं ना, तो पक्का है कि एफ डैश एक्स का एक रूट 1 होगा और एक माइनस 1 होगा। ये समझ आता है कि नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट जवाब दो। बाय नॉर्मल अगर हम बोले रिपीटेड रूट्स की कंडीशन से, कि ये दो तो मिलेगा ही मिलेगा, इतना कंफर्म है। एक और चीज, ये एक्सप्रेशन भी 1 और माइनस 1 पे 0 हो रहा है, मतलब इसको पूरे को बोल देते हैं अपन g ऑफ x मान लेते हैं। तो g ऑफ माइनस 1 भी 0 है, g ऑफ 1 भी 0 है, और ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है। तो क्या हम रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ऐसा बोल सकते हैं कि इनके बीच में एक वैल्यू ऐसी होगी जिसपे 0 होगा मिनिमम? बिल्कुल होगा, और वो ओपन इंटरवल में होता है रोल्स थ्योरम। मतलब एक इसके बीच का भी एक रूट आएगा, जिसको बोल देते हैं अपन अल्फा। तो एफ डैश एक्स के मिनिमम रूट्स कितने होंगे? 3, ये तो कंफर्म। फिर से हम वही टेक्निक लगाएंगे डबल डेरिवेटिव में। इन दो पे डेरिवेटिव 0 है, अरे ये भी, इसमें भी रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट कर रही है, तो इसके बीच में भी एक रूट आएगा, बीटा मान लेते हैं। और इन दोनों के बीच में भी एक रूट आएगा, गामा मान लेते हैं। तो इसके मिनिमम रूट्स बीटा और गामा तो होंगे ही होंगे, तो मिनिमम 2 तो हम कह ही सकते हैं। बिना पॉलिनोमियल को देखे अपन इतना तो प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं। तो मिनिमम रूट्स इससे कितने आ गए? तो
तो ओवरऑल मिनिमम रूट इन दोनों का सम 5। ये तो कंफर्म ही है, इससे कम तो हम नहीं बोलेंगे, मिनिमम इतने तो होंगे ही होंगे, रोल्स थ्योरम इतना कह रहा है। बाकी के लिए तुम्हें पॉलिनोमियल देना मैंडेटरी। हो गया, आंसर आ गया। मिनिमम ही तो पूछे, पॉसिबल 5। हो गया क्वेश्चन। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा सबको। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है ना? जल्दी बोलो। सर मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं? मैक्सिमम मैक्सिमम के लिए तो पॉलिनोमियल देना पड़ेगा ना बेटा, उसकी डिग्री ले लो, सब रियल रूट्स मान लो और रिपीटेड रूट सब कुछ वो मान लो। यस सर। ठीक है, वो कंडीशन लगा दो। पर इन टाइप के क्वेश्चन में हमेशा मिनिमम ही पूछते हैं। हमने बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चन करे एओडी में जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछे हैं, जहां डी बाई डी एक्स ऑफ वो डबल डेरिवेटिव का बन गया, फिर रोल्स थ्योरम लगाते गए। आईआईटी के पीवाईक्यू देखते हैं। नहीं, वो उसके फिर डेरिवेटिव के एक्स जैसे उसके रियल मान लो, सभी रियल मान लो बेटा, जितनी डिग्री बन रही है उसके डेरिवेटिव के भी सब रियल मान लो, उसके डबल डेरिवेटिव के भी सब रियल मान लो और गिन लो, सबको डिस्टिंक्ट मान लो। तो मैक्सिमम तो क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं, मैक्सिमम पूछ के क्या करोगे तुम? ठीक है, डायरेक्ट ही निकल जाएगा वो तो। चलो 18 पे आते हैं। अब 18 में बहुत सारे तरीके क्वेश्चंस को करने के, बहुत सारे। सबसे पहले तुमने सबने एक्सपांशन पढ़ा हुआ है मेंस लेवल पे, 1 प्लस एक्स की पावर में 1 बाय एक्स पढ़ा है। ई 1 माइनस एक्स बाई ऊपर 2 माइनस प्लस कर देंगे, 11 एक्स मतलब स्क्वायर बाई माइनस 10। ऑफ माइनस एक्स तो हो जाएगा बिल्कुल, उससे। ये हमने पढ़ा है। बट यहाँ 1 माइनस एक्स और वो है तो कोई बात नहीं, यही चीज अपनी पूरी x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, एक्सटेंडिंग टू 0 ही होता है इसमें, तुम्हें पता होगा, जिसमें अपन यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे भी वही है 0 प्लस। दोनों माइनस एक्स हो गए, दोनों माइनस होना जरूरी है। एक एक्स 2x होगा तो ऊपर वाला भी 2x होगा तो भी एक्सपांशन वैलिड है। तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये भी प्लस ही रहेगा, एंड सो ऑन। ये बस 3 टर्म्स ही काम की रहती है। तो इसका एक्सपांशन हमें पता है, बट यहाँ पे तो ऐसा दिया है। अरे नहीं, इसको अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 1/1 माइनस एक्स की पावर में -1 बाय एक्स। इसका एक्सपांशन लगा दो, इसको 1 बाई लिखो, एक्सपांड करो, a1 आएगा। नीचे की जो ऊपर की डिग्री मिनिमम है वही नीचे होना चाहिए नॉन जीरो के लिए, यू नो लिमिट का ये लॉजिक है। क्वेश्चन खत्म। दूसरा, मान लो एक्सपांशन याद नहीं रहता या एक्सपांशन नहीं लग पाता, तो जब भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल में आए, जब भी हमने क्लास में करा है, क्या इसको ई रेस टू ऐसा नहीं लिख सकते और 1 बाय एक्स बाहर आ जाएगा? ये दोनों सेम ही रहता है। तो जब भी वेरिएबल टू वेरिएबल है उसको ई की पावर में हम ऐसा लिख सकते हैं, -1 बाय ई अपॉन में एक्स रेस टू है। तो ई उधर चला गया, 1 बाई ई तो एक बाहर कर देते हैं, उसका कोई काम नहीं है, और ये एक और आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा ये 1 माइनस एक्स प्लस 1 -1 अपॉन एक्स रेस टू है। अब तुमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा है, ई रेस टू fx -1 अपॉन में fx, बस fx शुड टेंड्स टू 0। मैं प्योर फॉर्मूले के थ्रू बता रहा हूं। तो ध्यान से देखो ये वैल्यू, ये 0 पे टेंड हो रहा है। कैसे? log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में x क्या होता है? 1 होता है ना। तो यहाँ माइनस है तो नीचे भी माइनस चाहिएगा, तो ये वैल्यू अपनी 1 हो जाएगी, मतलब -1 हो जाएगी। तो ये वैल्यू पूरी मेरी -1 हो रही है और एक +1 0 हो रहा है। बस इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, और बचे हुए पार्ट में तो एक्सपांशन लगा दो, लॉपिटल लगा दो, log 1 माइनस एक्स में तो अपन लगा ही सकते हैं, और x टेंडिंग टू 0 ही। समझ आया? इतने तरीके थे। यस सर। तो बहुत Yes, sir. तरीके, इन शॉर्ट मतलब हम इस क्वेश्चन को आसान ही बोलेंगे। मतलब कुछ क्वेश्चंस इसमें इजी है, यू हैव टू फाइंड आउट, एंड सबसे पहले वो क्वेश्चन क्रैक करने 3 घंटे में। क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, 18 ही क्वेश्चन आए हैं, तो टाइम है अपने पास, 25 से तो कम ही है 18, और उसमें से भी कुछ जे मेंस लेवल के हैं उनको सबसे पहले कंफर्म करो, वो गलत नहीं हो बस। फिर उसके बाद जो टाइम लगाओगे उसके लिए बाकी करना है। पेपर मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है आईआईटी में। चलो अब अपन आ जाते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे पेपर 2 को करने के लिए। ठीक है, पेपर 2 में फिर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। कौन से? सिंगल डिजिट इंटीजर्स, न्यूमेरिकल टाइप। हाँ, एक चीज, जो पेपर पैटर्न इस बार भी बदल सकता है, एज यूजुअल हर बार ही बदल रहा है। कॉम्प्रिहेंशन नहीं है सर आपने पेपर चेंज किया क्या? क्या? लैग हो रहा है थोड़ा है क्या? पेपर चेंज किया आपने? अच्छा, लैग हो रहा है क्या? बाकियों को भी लैग हो रहा है क्या? हाँ सर, मुझे तो हो रहा है। अभी पेपर 1 आपने पेपर 2 इंसर्ट किया?
नेट स्लो चल रहा है क्या? जस्ट अ मिनट। ये हटा देता हूँ, वाईफाई ले रहा होगा बार बार। अभी दिख रही है स्क्रीन? यस सर, स्क्रीन दिख रही है और फर्स्ट पेपर है उसमें। फर्स्ट पेपर भी अटका हुआ है? अरे एक हाँ। मिनट, अरे यार पेपर 2 आया ही नहीं अभी तक। एक सेकंड रुकना। हाँ? आवाज लैग नहीं हो रही? आवाज लैग नहीं हो रही, वो शायद स्क्रीन। आप देखो, अब स्क्रीन दिख रही है? एक चीज और। नो सर। अरे क्या हो रहा है? ये नेटवर्क भी लो नहीं बता रहा है। एक बार फिर देख लेते हैं। आ गया सर। अच्छा अब लास्ट में लिखी थी। हाँ अब देखो, अब आ रहा है स्क्रीन, दिख रहा है? अच्छा थोड़ा टाइम लगेगा। क्या हो गया भाई? आ गया सर। यस सर। आया सर। आ गया? चलो ठीक Yes. है, करें फिर डिस्कशन स्टार्ट। यस क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी कुछ पॉइंट, हाँ, पुराने एक आईआईटी के पीवाईक्यू से रिलेट कर रहा है ये क्वेश्चन, जिसमें फैक्टर्स बनाने थे। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं, मैं इस क्वेश्चन में भी 3 तरीके बताने वाला हूँ। 3 तरीके मैंने जो तरीके सोचे हुए हैं, मैं तीनों तरीके तुम्हें बताऊंगा, ताकि तुम्हें भी पता चले कि इतने मेथड से क्वेश्चन क्रैक हो सकता है। सबसे पहले तो तुम्हें भी दिख रहा होगा कि फैक्टराइजेशन लगेगा। यस और नो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। हाँ यस सर। तो अगर अपन फैक्टराइजेशन करते हैं और मॉड ऑफ z रेस टू 4 को मॉड ऑफ z स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब z इंटू z बार, तभी तो बनेगा। अभी थोड़ा ना कोई कॉमन निकलेगा। z स्क्वायर z बार का स्क्वायर z रेस टू 4, z स्क्वायर कॉमन निकला, z स्क्वायर माइनस z बार का स्क्वायर। किसी को याद आ सर रहा है अभी ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं आया है पीवाईक्यू में? क्या? सर, अभी आया जो आपने लिखा है वो। अरे यार ये क्या हो रहा है, रुको। किसी के पास वाईफाई तेज चलता है? रुको, अभी भी दिख रहा है स्क्रीन? नहीं दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है सर। नहीं मतलब अभी मैंने वो MS Team वाला ओपन करा, वो दिख रहा है? नहीं सर, पेपर दिख रहा है अभी तो मेरे को। रुको, फिर कुछ नेट में प्रॉब्लम चल रही है, 1 मिनट रुको। सर मुझे दिख रहा था सर, आपने जो लिखा है ना, मतलब मोड z स्क्वायर कॉमन। क्या बोल रहे हो बेटा? सर ने उसको कहना चाहिए। रुको मैं एक बार लीव करके वापस से ज्वाइन करता हूँ, 1 सेकंड रुको। हाँ आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। हाँ अब बताना स्क्रीन, अब दिख रही है स्क्रीन? यस सर। चलो ठीक है, कुछ MS Team पे ही कोई इशू होगा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हमने बना लिए, एक तरफ कर लो। यहां से भी कुछ कॉमन निकल रहा है, z स्क्वायर, तो z स्क्वायर माइनस z बार का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। इससे ज्यादा तो अब हम नहीं कर सकते हैं। z0 मतलब z0 मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0, बट यहाँ पे दे दिया है, अगर तुमने पढ़ा हो तो, रियल पार्ट ऑफ z1 ग्रेटर देन 0। ऐसे 2 रूट्स है जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, z1 और z2, ऐसे 2 लेने हैं इसी कर्व पे, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव। तो ऑब्वियसली ये कंसीडर होगा क्या ओरिजिन वाला? नहीं होगा ऑब्वियसली, फिर तो क्वेश्चन कुछ बचता ही नहीं, मतलब ये वाला होगा। और अब इसको फील करने के लिए ऑब्वियसली तुम z को अब क्या रखोगे, क्योंकि अभी तो और ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, तो z को क्या मान लोगे आप? x प्लस आयोटा y, बिल्कुल बेसिक फॉर्म में अगर अपन चलते हैं। और जब तुम सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो देखो कितना आ रहा है, पूरा रखो उसमें, सबट्रैक्ट करो, क्या xy इक्वल टू 1 आएगा? xy इक्वल्स टू 1 आएगा। ठीक है, अब xy इक्वल टू 1 जो तुम्हें मिल रहा है, ठीक है, 0 से इक्वेट करके पूरा सॉल्व करके, तो ये xy इक्वल टू 1, क्या ये एक हाइपरबोला होता है?
बिल्कुल होता है। Yes, sir. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कई सालों से नहीं पूछा गया है, मतलब आया ही नहीं है, सालों से नहीं आया है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसलिए हम बोलते हैं शायद कि वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। बट देखो यहाँ पे एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में यूज हुआ है, ठीक है। अब xy इक्वल टू 1, मतलब वो जो दो कोई से भी अपने रहेंगे ना, यहाँ पे जो z जो सेटिस्फाई कर रहा है, जिससे हमें दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर पूछा है, मिनिमम वैल्यू, वो दोनों वैल्यू कुछ इस कॉम्प्लेक्स नंबर ये हाइपरबोला पे ही होगी। एक का रियल पार्ट पॉजिटिव है, एक का रियल पार्ट नेगेटिव है, तो एक इस तरफ लोगे तो एक इस तरफ लोगे ना, रियल पार्ट एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव है, और तुमसे मिनिमम पूछ रहे हैं, तो मिनिमम पूछ रहे हैं तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आता है सिमेट्रिसिटी के अकॉर्डिंग? -1 और y 1 इक्वल टू x। बिल्कुल सही, ये हमें पता है कि इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस जो होती है वो y इक्वल टू x ही होती है, तो एक 1,1 लोगे, एक -1,-1 लोगे, और मेरे ख्याल से उससे आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है डिस्टेंस? √8 आता है। बिल्कुल सही, 2√2 आ जाएगा, ठीक है, और 2√2 का स्क्वायर मतलब 8 आ जाएगा, ये आंसर आ गया। ये एक वन ऑफ द वे हुआ, वन ऑफ द वे हुआ। दूसरे 2-3 वे इससे रिलेटेड मैं कुछ और भी बताना चाहता हूं। कोई ये क्लेम करके बोले कि यही क्यों मिनिमम होगा, तो हमने एक चीज पढ़ी है, दो कर्व के बीच का मिनिमम डिस्टेंस हमेशा कॉमन नॉर्मल से निकलता है, कॉमन नॉर्मल से निकलता है, तो ये कॉमन नॉर्मल होनी चाहिए इस पार्ट के लिए भी और इस पार्ट के लिए भी, ऑब्वियसली होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये कॉमन नॉर्मल होगी तो इस एक पॉइंट को अपन मान लेते हैं, मान लो a,1/, तो दूसरे पॉइंट को क्या मान लेते हैं b,1/b, जिसमें b क्या होना चाहिए? लेस देन 0, ये भी याद रखना है। अब क्या करोगे, इस नॉर्मल की इक्वेशन निकालो। क्या नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हो? क्या उसका स्लोप निकाल सकते हो? सुनना, इन दोनों के बीच का स्लोप कितना होगा? 1/a माइनस 1/b अपॉन में a माइनस b, ये स्लोप होगा, और वही स्लोप इस लाइन का होगा, और वो लाइन का स्लोप देख लेना कितना आता है, 1 आता है, तुम देख लेना, देख लोगे ना वो तुम, या कितना आ रहा है स्लोप निकाल सकते हो ना तुम स्लोप, तो क्या होती है फॉर्मूला 1, या चलो छोड़ो, स्लोप कितना आएगा a और b के टर्म्स में अपन निकाल सकते हैं ना। एक्स वाई का क्या होता है पैरामीटर, वो टेंजेंट की इक्वेशन, xy1 प्लस yx1/2, ये होगा, और x1 y1 की जगह क्या रख दो, किसी भी पॉइंट पे ले लो a,1/, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, उससे स्लोप मिल जाएगा, तो नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा, उस नॉर्मल के स्लोप को यहाँ इक्वेट कर देना, और वही स्लोप किसके बराबर होगा? 2 पॉइंट फॉर्म से बराबर आएगा, तो उससे तुम्हें इक्वेशन जो मिलेगी तुम डायरेक्ट रखना, तुम्हें पता चल जाएगा, और b, -b भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो डायरेक्टली तुम्हें मिलेगा a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -1। अगर ये ऐसा नहीं दिखता सिमेट्रिसिटी से तो अपन ऐसे ही करते हैं, कोई दो कर्व होते, कॉमन नॉर्मल, दो पॉइंट्स गिवन है, उसका स्लोप और उन किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट से जो स्लोप से जो नॉर्मल, जो भी मतलब नॉर्मल का स्लोप आएगा उसको इक्वेट करो। ये पॉइंट भी समझ में आ गया। एक और भी तरीका है, पर उस तरीके में तुम उलझ जाते हैं। कोई बच्चा अगर ये दो पॉइंट अज्यूम करता और z1 माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर निकालने की कोशिश करता, तो तुम ध्यान से देखो वो ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 1/a माइनस 1/b का होल स्क्वायर, यही आएगा ना, और इसकी तुम्हें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, जो कि टफ है, बहुत टफ है इस स्टेज में, दो वेरिएबल घूम रहे ना, डिफरेंस में है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया कि इस ट्रेडिशनल अप्रोच में हम डेरिवेटिव भी कैसे लगाएंगे, क्योंकि a और b दोनों वेरी कर रहा है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बोलो। यस सर। पर इधर Yes, एक sir. तरीका और है, अब सुनना, इसी वे से अगर जाना है तो एक तरीका और मैंने सोचा, फिर जब पता ही है कि b लेस देन 0 है, तो क्यों ना अपन दूसरे पॉइंट को ये मान ले, ये ना लेते हुए, और b ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अरे ले सकते हैं ना, दिख ही रहा है और b सर लेस वैसे देन भी 0 ये दो नेगेटिव मतलब वाला। पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम है और उसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, ऐसा कह हाँ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही चीज बोलने वाला हूँ यहाँ से। मैंने जब -b, -1/b लिया और b हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, तभी नेगेटिव आएगा। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो कुछ ऐसा बन रहा है, ये आ रहा है, जिसको तुम और एक्सपांड करोगे तो a² और रीअरेंज करोगे तो a² प्लस 1/b a², b² प्लस 1/b² प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस 1/ab आएगा, जिससे हम डायरेक्ट am gm से बोल सकते हैं कि इन सबकी मिनिमम वैल्यू 222 होगी, और वो सब एक ही पे मिलेंगे हमें। पॉजिटिव बोला है ना, पॉजिटिव टर्म्स भी, ये भी आ रहा है सब पॉजिटिव टर्म्स है, तो अपन am gm के थ्रू भी इसको बोल सकते थे।
तो एक तो डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट ही हमें पता है हाइपरबोला की ट्रांसवर्स एक्सिस और वो इक्वेशन एंड ऑल सब पता है। दूसरा 2 पॉइंट्स अज्यूम करके नॉर्मल मतलब पूरे एओडी से अपन ने कर लिया कॉमन नॉर्मल। तीसरा नॉर्मल डिस्टेंस फार्मूला से एएम जीएम से अपन ने भी मिनिमम वैल्यू निकाल ली। तो 2 3 4 तरीके थे, मतलब क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से बहुत इजी बोलेंगे जब इतनी सारी मेथड्स है। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो, क्लियर हो गया? और सभी मेथड से Yes, फटाफट, यस सर। ज्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, एक और वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन जो आया पेपर में, आरडी लेवल का, आरडी शर्मा लेवल का। द प्रोबेबिलिटी दैट द मिसाइल हिट्स द टारगेट सक्सेसफुली इज 0.75. इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द टारगेट एटलीस्ट 3 सक्सेसफुल हिट्स आर रिक्वायर्ड। इस क्वेश्चन में पता है मजा कब आता? जब 3 कॉन्जिक्यूटिव हिट्स बोलते हैं तब मजा आता। जेठाराम याद है अपन ने ऐसा कोई क्वेश्चन करा हुआ है स्पॉटलाइट में कि 2 कॉन्जिक्यूटिव आएगा हेड्स तभी जीतेंगे? एक थोड़ा सर, उसमें ट्री फिर डायग्राम वो- से बताया यस था सर, वो रिकर्सिव वाला। हाँ Yes, रिकर्सिव वाला, वो क्वेश्चन होता तो मजा आ जाता। मैंने स्पॉटलाइट में बताया था रिकर्सिव फॉर्मेट पे। बट यहाँ पे ये तो बहुत इजी दे दिया, कोई भी 3 चलेंगे सक्सेसफुल हिट। तो मिनिमम नंबर ऑफ मिसाइल्स कितनी लगेगी? तो नॉट लेस देन बोला है, ठीक है, और एटलीस्ट बोला है, तो टोटल माइनस नन करते हैं। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा? P ऑफ 0। जब एक भी हिट नहीं होगा, एक हिट होगा, 2 हिट होगा, 3 से तो अपन को मिल जाएगा। और ये जो भी वैल्यू आएगी वो 0.95 से क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू। और वैल्यूज कैसे निकालोगे आप? एक भी हिट नहीं करे, ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.75 मतलब 3/4। तो एक भी हिट नहीं करे मतलब 1/4। और कितनी बार अपन को मिसाइल्स करनी है? मान लो n टाइम्स, तो 1/4 की पावर में n प्लस P ऑफ 1 कितना होगा? NC1 है ना, NC1 1/4 की पावर में n माइनस 1 इंटू 3/4 प्लस एक और यहाँ पे लिख देना, आपने पता है ये बर्नौली ट्रायल के थ्रू। और ये पूरी वैल्यू अपनी ये उस टाइप से। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फिर से, तुम्हें याद है अपन ने पेपर 1 में भी ऐसा एक क्वेश्चन देखा था, 9n² माइनस 3n प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 4n/10 ऐसा आएगा। और फिर से वही चीज आ रही है। तुम्हें पता है कि एक्सपोनेंशियल लीड्स एनी पॉलिनोमियल, तो ये थोड़े समय बाद ये हमेशा बड़ा रहेगा। और इसीलिए तुमसे पूछा है मिनिमम वैल्यू n की, जिसपे ये बड़ा होगा, क्योंकि फिर उसके बाद तो इंफिनिटी तक बड़ा ही मिलेगा। तो हम मिनिमम वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। n की वैल्यू रख के हिट एंड ट्रायल करो, 3 या 4 से रखो, और सिंगल डिजिट इंटीजर टाइप है, तो वह 3 4 5 6 जिसपे ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी फर्स्ट टाइम में, क्योंकि एक बार बड़ी होगी तो फिर हमेशा बड़ी रहेगी ना। इज दैट क्लियर? yes. सर हिट एंड ट्रायल से ही होगा ना ये तो? हाँ अब ये कैसे सॉल्व करोगे यार? पर वो लॉजिक समझ में आया कि नहीं? एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल वाला, उससे हाँ, हम वो तो कमेंट पता कर है। सकते, ठीक है। चल, क्योंकि इसमें ऑप्शन बहुत सारे हैं, 5 से लेके 9 तक हो जाएंगे। हाँ बट तुम 5 6 रखोगे एक ही, मतलब रैंडम में हमेशा ना बीच की रखा करो वैल्यू 3 4 से, तो पता चल Yes. जाएगा उधर जाना है कि उधर जाना है, ठीक है। और एक पे ग्रेटर देन आ गया तो उसके पहले वाला भी देखना, क्या पता उसके पहले ही ग्रेटर आ गया हो, क्योंकि मिनिमम बोला है। तो वो 2 Yes. 3 वैल्यू तो देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे, हाँ बेटा बोलो। सर इसमें अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव हिट्स बोला होता सर, तभी भी मतलब वो रिकर्सिव से नहीं हो रहा था। मैं उस तरह से ट्राई करा था, मतलब ऐसे देखते। नहीं 3 कॉन्जिक्यूटिव बोला जाता तो फिर इसमें अपन को बहुत सारे केसेस लो, या तो फिर 3 कॉन्जिक्यूटिव हिट के लिए तो 2 भी हो जाएगा, तो भी अपन ने करा था ना एक क्वेश्चन बेटा। सर लेकिन उसमें टेल्स 2 बार आने पे खत्म हो रहा था, यहाँ पर फेलियर मतलब ना हिट करे सर, वो तो इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है ना। हाँ सर तो वो इनफाइनाइट बनेगा ना वो पूरा, इनफाइनाइट टाइम्स जाने दो इनफाइनाइट टाइम्स। और वो सर वो अगर लास्ट में जा रहा है, फिर अगर वो सॉल्व हो सकता है तो वो एक जीपी बनेगी फिर, वरना तो नहीं सॉल्व हो सकता। जब भी ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स तक जाए तो जीपी ही बनती है। आगे आने वाला है उस पे भी क्वेश्चन, एक वो प्रोबेबिलिटी डाइस पे, वाला है एक। हाँ एक आने वाला है उस पे हाँ क्वेश्चन। यस। चलो थर्ड वाला देखते हैं। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल r ग्रेटर देन √5/2। इसका भी कुछ पर्पस होगा ताकि वो डिस्टेंस उससे बड़ा हो, बाहर हो, शायद उसी के लिए होगा, और बड़ा है, हाँ देख लेंगे चलो। अच्छा मुझे बताओ, ऐसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा? इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा? √5/2। √5/2 नहीं, ax 0x + 0y -5 अपॉन √(a² + b²) कितना हो जाएगा? 16, यही आएगा।
कितना आ रहा है 5/√20 मतलब 2√5 और ये कर, और शायद ये डेटा इसीलिए दिया है। इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है अभी तो अपन क्वेश्चन देखेंगे, पर ये जो लाइन है वो सर्कल के अंदर कट कर रही होगी, इट्स अ सीकेंट या कॉर्ड। ये समझ आया कि नहीं? ये डेटा कुछ Yes. तो पर्पस के लिए दिया होगा ना, तो फिगर आप अपन वैसा ही बनाएंगे, बाहर मत रखना उसको। अब क्वेश्चन तो खैर बहुत इजी है, फटाफट मैं फिगर बता देता हूँ। अरे यार इसमें जगह ज्यादा लग रही है, चलो इधर देख लेते हैं। ये बनाया है हमने एक सर्कल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा अब अपना, 0,0 है, ये एक हमारा पॉइंट हो गया। और उसके बाद 2x + 4y = 5। तो इस लाइन को PQ be the chord of the PQ is the chord of the circle, an equation of a line passing through the equation of line PQ। अच्छा ठीक है, P और Q कोई भी एक chord है। ये अपनी एक chord हो गई PQ। और क्या बोला है, 2x + 4y = 5 if the center of the, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, OPQ, OPQ से एक और सर्कल बना है इन तीनों पॉइंट्स को लेते हुए। और क्या बोला है अब उसके बाद, नेक्स्ट, if the center of the circle, if the center of the circumcircle of triangle OPQ, OPQ का जो भी हमारा एक सर्कल होगा उसका जो भी सेंटर होगा वो किस पे लाई कर रहा है, x + 2y = 4। एक बार इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस देखो, ये जरूरी है बनाना। कहाँ है वो सेंटर, किस तरफ होगा, बाहर अंदर है, और वो लाइन जो पास हो रही है एक बार चेक करो, 4/√5 मतलब √5/5, 4/5 टाइम्स ऑफ √5, मतलब ये वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 5/4 पॉइंट, मतलब वैल्यू बड़ी है। मतलब ऐसा कुछ कहां पे जाएगा, ये इसके बाहर कट होगा कि अंदर, ये लाइन का अंदर भी हो सकता है। रेडियस बस ग्रेटर देन बोला है, कहीं पे भी बना सकता हूं मैं, रेडियस ग्रेटर देन बोला है उस पॉइंट से। मान लेते हैं ये पैरेलल लाइन है, कोई भी एक ऐसी मैंने लाइन किया, पर यहां से क्या पास हो रहा है, अरे यार अब मैं ऐसे ही मान लेता हूं, मैंने सेंटर यहाँ ले लिया ना, ये ले लेते हैं, यहाँ से क्या पास हो रहा है, सेंटर, ये हो गया, इसको O बोल देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब ज्योमेट्री से करना है, कैसे करना है मैं फटाफट बता देता हूं। अगर तुम्हें फैमिली ऑफ लाइंस याद, सॉरी फैमिली ऑफ सर्कल याद आता है मान लो, तो उससे भी क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। S + λL = 0। अननोन एक इसमें दो है, लैम्बडा और R, और लैम्बडा एक और रहेगा। क्यों रहेगा लैम्बडा एक और अननोन, क्योंकि वो तो अपन लिखते हैं ना फैमिली ऑफ सर्कल में। तो क्या ये इक्वेशन अपन मान सकते हैं जो कि PQ लाइन से पास होगा, बिल्कुल मान सकते, PQ की लाइन गिवन है। अब ये जो सर्कल है इसमें दो कंडीशन लगी हुई है, एक तो ये ओरिजिन से पास होगा कि नहीं, यस और कोई कंडीशन, बिल्कुल सेंटर किस पे लाई कर रहा है, लाई ऑन x + 2y = 4। तो ये मैटर समझ में आई कि नहीं, ये हमने थोड़ा बहुत क्लास 12th की अप्रोच से क्रैक करा, पर इस क्वेश्चन को 11th की भी, मतलब 11th के अप्रोच से क्रैक करा, पर हम इसको 10th के अप्रोच से भी कर सकते हैं। ज्योमेट्री बता देता हूं मैं तुम्हें इसमें थोड़ी बहुत, ये समझ आ गया ना ये मेथड, तो ठीक है, फैमिली ऑफ लाइन से क्रैक हो जाएगा, होगा तो सही। कैलकुलेशन कैसी होगी वो तुम करके देख लेना। अब मैंने तो इसको ज्योमेट्री से क्रैक करा, अब ज्योमेट्री से कैसे क्रैक करा जरा वो समझना। ये दोनों पैरेलल लाइन है, मुझे बताओ ये वाला जो सर्कल है पिंक वाला, उसका ये सेंटर है, तो ये कॉर्ड होगी ना ग्रीन वाली, उसके लिए तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना। सिमिलरली इधर से भी मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ये उसके लिए भी कॉर्ड है, ये कॉर्ड तो कॉमन कॉर्ड है ना भाई, समझ आ रहा है ना। तो अगर ये कॉमन कॉर्ड है तो ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो ये एक ही लाइन होगी ना, ऐसी दो लाइन तो नहीं हो सकती, और ये दोनों लाइन पैरेलल भी है। तो क्या ये लाइन, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ। यस सर होंगे। ये एक पॉइंट था, इस टाइप के पहले भी क्वेश्चन आए, तुम्हें याद होगा अपने करे ऐसे क्वेश्चन ज्योमेट्री के, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आईआईटी का,
जिसमें ज्योमेट्री से क्रैक करा था अपन ने। 1 घंटा लगा था शायद समझाने में। आईआईटी का एक PYQ अलग से लिया था मैंने सर्कल वाला वो। सर्कल वाला, ठीक है। उसके सामने तो ये हाँ। बहुत छोटा सा है और इसमें तो बहुत सारी मेथड है। चलो ये 3 पॉइंट्स हो गए, ठीक है, इतना समझ तो आ गया। ये कोलिनियर है। अब अगर ये कोलिनियर है तो भाई अब तो फटाफट करते जाओ। इसको मैं R बोलूंगा, ये भी R होगा। क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो? क्या ये परपेंडिकुलर, इसको O बोल देते हैं, इसको M बोल देते हैं। OM यू नो वेरी वेल। अरे पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। OC ऑल्सो यू नो वेरी वेल, क्योंकि वो लाइन भी गिवन है, दोनों लाइन गिवन है। तो क्या हम MC निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं अपन MC। एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। और अगर MC निकाल सकते तो अब इधर वाले ट्रायंगल में आओ, ये आओ। इधर भी तो एक अपना बन रहा है, देखोगे MC अपने पास आ चुका है। तो पाइथागोरस लगा सकते हैं अपन। ये जो PM होगा, PM स्क्वायर कितना होगा? R स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। और ये PM स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो बताओ? CP का स्क्वायर माइनस MC का स्क्वायर। बोलो जल्दी से सभी। अब मुझे बस इतना बता दो, ध्यान से देखना है यहाँ पे, पूरा बस ज्योमेट्री से हो गया, क्वेश्चन क्रैक हो गया है। R निकालना है। OM तो शायद हमें पता ही, अभी बताया मैंने। MC भी मुझे पता है, बस ये CP निकल जाए तो R निकल जाएगा। CP की लेंथ कैसे निकालोगे? CP की लेंथ कैसे निकालोगे? CP CQ के भी बराबर होगा, पर ये लेंथ कैसे निकलेगी कोई बताएगा? CP या CQ कैसे निकल सकता है? बहुत इजीली एक चीज दिख रही है, ये CP CO के बराबर है। विजुअलाइज करो, वो भी रेडियस है। नहीं दिखा? अरे ये सर्कल, पिंक सर्कल का ये रेडियस है, ये नहीं दिखता है भाई। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो CP को अपन CO भी बोल सकते हैं। अब जिसने ओलंपियाड की ज्योमेट्री करी है तो वो तो, उसको तो ये बहुत छोटे लगेगी चीजें, विजुअलाइजेशन। तो CO का होल स्क्वायर। CO तो ऑलरेडी पता है ऑलरेडी पता है, खत्म क्वेश्चन। मतलब सिर्फ 2 पाइथागोरस से क्वेश्चन क्रैक हो गया, जरासी ज्योमेट्री। कुछ भी 11th का यूज नहीं किया। और ये मैं तुम्हें कई बार बोल रहा हूं, पहले भी बोला है, बेसिक ज्योमेट्री IIT पूछ रही है और शायद उसके अल्टरनेट मेथड से, कोऑर्डिनेट से हो सकता है, पर मेरे ख्याल से इससे इजी तो और कोई तरीका नहीं होगा। डायरेक्ट ही बस एक इक्वेशन से आंसर आ रहा है, इससे भी आंसर आ तो जाएगा मेरे ख्याल से तो, बट क्यों अपन इतना करें, पर आ जाएगा। एनी डाउट? और भी तरीके हो सकते हैं, देखो मैंने ये तरीका बताया है, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट सबको समझ आ गया? यस यस सर। एक और भी तरीका जो Yes, मेरे sir. दिमाग में आ रहा है अभी, यू कैन ट्राई। जब भी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है, जब भी, तो T इक्वल टू S1। सर्कल हमें पता है, उसमें R अननोन है, तो T इक्वल टू S1 अपन लगा सकते हैं और एक लाइन आएगी और उस लाइन को कंपेयर कर लो गिवन लाइन से। गिवन है ना लाइन 2, ये रही 2x + 4y, उससे भी शायद निकल सकता है। मतलब T इक्वल टू S1, इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड बाइसेक्टर एट अ मिडिल पॉइंट। बस अभी अभी क्रैक करा, तो शायद 3 मेथड से हो तो जाएगा। पर सबसे बेस्ट मेथड जो मुझे लगी, ज्योमेट्री, जो कि जबरदस्त है, ठीक है। तीनों मेथड आ गया, तीनों रिकॉल हो गया। फैमिली ऑफ सर्कल्स, हम बस यही तो पढ़ रहे हैं, इससे रिकॉल यस कर। सर। फैमिली ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड बाइसेक्टेड अ गिवन पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है IIT के लिए, मैंने क्लास में भी बताया था, उस पर बहुत क्वेश्चन आए हैं PYQ में। और तीसरा ज्योमेट्री बेसिक। आगे बढ़ते हैं, इससे ज्यादा और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बताने के लिए। फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ में बहुत कुछ है बताने के लिए। तो फोर्थ में इस क्वेश्चन को भी 3 तरीके से कर सकते हैं। एक सबसे इजी, एक लाइन का, अगर तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की थ्योरी पता है तो, ठीक है। अपन एक एक करके करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पहला लॉजिक, जिसको कुछ नहीं आता है, RD शर्मा पढ़ के गया, वो भी कर सकता है। बस A³ + B³ का फॉर्मूला आना चाहिए। कैसे? मानो इसको ABCD, मैंने जब ट्राई करके देखा तो इससे भी हो रहा है, जरूरी नहीं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। मैं तीनों मेथड बताऊंगा, तीनों रिकॉल होगी तुम्हारी। अगर आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना डिस्कशन, तो अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल कंटिन्यू कर लेंगे, कल आराम से ही खत्म करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। और कल ही अपन फिर या तो आखिरी क्लास बोल देंगे, फिर कल अपन वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। बाकी अब तुम एक हफ्ता करो फिर खुद। तो ABCD का जो डिटर्मिनेंट होगा, उसी, या डिटर्मिनेंट छोड़ो, इसको एक मैट्रिक्स मानो,
मैट्रिक्स ए 2x2 है ना, इसलिए हो सकता है ये ट्रेडिशनल अप्रोच से भी। मैंने शायद क्लास में बोला था कि मैट्रिक्स को सपोज करने की हिम्मत रखना, याद है? हिम्मत रखना, अननोन दिखते ना ज्यादा तो हम दूर भागते हैं, तो कभी कभार कोई पैटर्न मिल जाता है सॉल्विंग के लिए, तो ये चीज याद रखना, क्या? हिम्मत रखना। मान लो एबीसीडी, मत डरो, निकालो ए क्यूब, मत डरो भाई, मत डरो, कभी कभार हो जाता है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स से हो रहा है, नहीं होता तो तुम्हें यही करना पड़ता। मैं पहले इसलिए तुम्हें ट्रेडिशनल अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है? चलो, ए स्क्वायर ए क्यूब जब निकालोगे तो ए क्यूब एक बड़ा सा एक मैट्रिक्स आएगा, ठीक है? उस बड़े से मैट्रिक्स का तुम्हें ट्रेस दिया हुआ है, बिल्कुल, a प्लस डी तुम्हें 3 दिया हुआ है, और वो जब 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो जो ट्रेस आता है वो कुछ ऐसा आता है, ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3abc, ट्रेस बता रहा हूं डायरेक्ट, 3bcd ये आएगा, और वो -18 के बराबर है। क्या ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि तुमसे एबीसीडी नहीं पूछ रहे हैं, वरना तो नहीं कर पाओगे 2 इक्वेशंस और 4 वेरिएबल। तुमसे क्या पूछा है? डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब AD माइनस BC पूछा है, और AD माइनस BC निकल रहा है। कैसे? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस डी क्यूब? ए प्लस डी ए स्क्वायर माइनस AD प्लस डी स्क्वायर। 3abc यहां से भी कुछ कॉमन निकल रहा है, 3bc बाहर निकालोगे तो a प्लस डी आ रहा है, तो a प्लस डी पूरे में से कॉमन निकल रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस AD प्लस डी स्क्वायर प्लस 3bc। डरो मत, डरो मत, क्योंकि ये पूरी वैल्यू को हम लिख सकते a प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ AD प्लस 3bc। अब तो समझ आ गया? अरे बेटा ये पता है, ये पता है, -3 इसमें से कॉमन निकल रहा है, AD माइनस BC वही तो पूछा है, और ये इक्वल टू तुम्हें दिया हुआ -18। तो एक RD शर्मा अप्रोच वाला बच्चा भी कर सकता है इस क्वेश्चन को। समझ आया? दिस इज द क्वालिटी ऑफ द पेपर ऑफ IIT JEE। वो सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं, बट अब आती है स्पीड की बात और हिम्मत की बात, जो कई बच्चों में नहीं रहती है। तो हमने कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी भी पढ़ी है। अब एक्स्ट्रा थ्योरी में जो हर टीचर बताता है वो, और जो एक एक्स्ट्रा एक चीज होता है एक्स फैक्टर वाली थ्योरी, वो भी मैं बता देता हूं। जस्ट अ मिनट। वो वाला फाइल मेरे पास है क्या? अभी मैट्राइसिस दिख रहा है लिखा हुआ, देखो एक बार। वैसे मैंने स्पॉटलाइट के बच्चों को बताया था। अरे और आइगन वेक्टर्स वो सब। हाँ, वो वाली उससे डायरेक्ट हो रहा है, ये रहा। फटाफट कर लो इसको, क्योंकि इससे तो एक लाइन का क्वेश्चन है। फटाफट देखो, मैं एक बार रिकॉल करता हूं जल्दी से। किसी भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही होती है, a माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0, जिसका डायरेक्ट भी रिलेशन बताया था कि सम ऑफ ये ट्रेस होता है सम ऑफ द रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है डिटरमिनेंट। 3 में भी वैलिड है। इसमें ए का कोफिशिएंट क्या होता है? C11 प्लस C22 प्लस C33, कोफैक्टर्स ऑफ द डायगोनल, नॉट माइनर्स। ठीक है, ये सबको पता है, ये सम और ये प्रोडक्ट तो मेन है। अब उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ए की आइगन वैल्यूज पता है तुम्हें, तो ए स्क्वायर ए क्यूब की सिमिलरली पावर के हो जाती है। समझ आया कि नहीं? और ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज क्या होगी? सबकी पावर में -1। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ए क्यूब का ट्रेस गिवन है। अब एक नॉर्मल एल्जेब्रिक क्वेश्चन हो गया है, तुम्हें λ1 प्लस λ2 गिवन है, 2 क्रॉस 2 का तो 2 ही रूट्स होंगे ना। λ1 प्लस λ2 गिवन है, और λ1 क्यूब प्लस λ2 क्यूब भी गिवन है, और तुमसे क्या पूछ रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, λ1 λ2, डिटरमिनेंट λ1 λ2। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आया? यस सर। हाँ, ठीक है। यस सर। और ये वाली तो खैर और भी इसमें बहुत चीजें हैं, ये फाइल मैंने भेजी थी तुम्हें। चलो अपन अपने वापस आते डिस्कशन में। कहाँ गया स्पॉटलाइट? मिलता नहीं है ये, नीचे गया। हाँ, ये रहा। ठीक है, तो अपन वापस आते हैं इस क्वेश्चन में। तो प्योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर क्यों? क्योंकि जो मैंने वो डायरेक्ट रिजल्ट बताया ना, वो आइगन वेक्टर से आते हैं। उसका नीचे प्रूफ भी दिया हुआ है, अभी अपन उस पर जा नहीं रहे, टाइम नहीं है। तो अब तो क्वेश्चन हो गया, ये सबको समझ आ गया। λ1 प्लस λ2 गिवन है, ट्रेस λ1 क्यूब प्लस λ2 क्यूब, ए क्यूब का ट्रेस गिवन है, और तुमसे पूछ रहे λ1 λ2 क्योंकि वही डिटरमिनेंट होता है। ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन हो गया। अब मान लो ये नहीं पता होती थ्योरी, तो एक और तरीका है। a माइनस लैम्बडा आई के डिटरमिनेंट को तो सब जानते हैं, जानते कि नहीं जानते? उससे भी हो रहा है।
a माइनस लैम्बडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, उससे तुम इक्वेशन बनाओगे। उससे जो इक्वेशन बनती है, वो ये आएगी, लैम्बडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a टाइम्स ऑफ लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ये आती ना इक्वेशन। ठीक है, Yes, अभी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अब a स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a, ये मेथड भी याद रखना, बेसिक मेंस लेवल मेथड है ये, प्लस डिटर्मिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू 0, ये आ गया मेरे पास। आया कि नहीं? तुम्हें a क्यूब का Yes. ट्रेस दिया हुआ है ना, देखना ट्रेस की प्रॉपर्टीज लगेगी, हम यहाँ पे a से मल्टीप्लाई कर दो, तो a क्यूब किसके बराबर होगा, और एक तरफ ले जाओ, ट्रेस ऑफ a टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस, हाँ माइनस a से मल्टीप्लाई कर दिया ना, डेल्टा a, ये आएगा। अब क्या इस, और एक ट्रेस ऑफ ए गिवन है ना, रख दो यार उसकी वैल्यू, कहाँ लेके चलेंगे उसको, 3, तो ये तो 3 रख दो। तो a क्यूब का ट्रेस, अब मुझे टेक ट्रेस ऑन बोथ ऑफ द साइड करना है, और यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी, ये याद रखना, क्योंकि अब इस पे क्वेश्चन आ सकता है नॉर्मल। अब देखना, पर यहाँ पे तो a स्क्वायर भी आ रहा है, अरे a स्क्वायर को फिर से a में नहीं लिख सकते हैं, अरे ये क्वेश्चन Yes, अपन ने sir. करे हैं बार बार, पुराना रिकर्सिव टाइप का। व्हाट इज a स्क्वायर, ये रहा, ट्रेस ऑफ a मतलब 3a माइनस डेल्टा i, यही है ना, माइनस डेल्टा a, मतलब a क्यूब बेसिकली बन रहा है मेरा 9a माइनस 3 डेल्टा 9 माइनस i2, डेल्टा ए i2 लिख दो उसको ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, माइनस डेल्टा a, ये आ गया। अब हमें यहाँ पे इसके बाद तुम देखोगे तो 9 माइनस डेल्टा टाइम्स ऑफ a माइनस 3 डेल्टा i2, टेक ट्रेस ऑन बोथ ऑफ द साइड, ट्रेस एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाता है, और ट्रेस ऑफ k होता है k टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ a, k स्केलर है, तो ट्रेस ले लो आप दोनों तरफ, तो ट्रेस ऑफ a 9 माइनस डेल्टा तो बाहर आ जाएगा, माइनस 3 बाहर आ जाएगा, डेल्टा बाहर आ जाएगा, ट्रेस ऑफ i2 इज 2, 1 प्लस 1, इसलिए मैंने i2 लिख दिया, 3 मत लिख देना, ये अपना वो 2 क्रॉस 2 का चल रहा था, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये तो 2 ही है, डेल्टा ही तो निकालना है, निकल गया डेल्टा। तो सिर्फ जिसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता है वो सॉल्विंग, जो कि एनसीईआरटी लेवल पे भी करते हैं, वो भी इस तरीके से कर सकता था। आइगन वेक्टर्स की थ्योरी पता है तो क्या रिलेशन होता है वो भी है एक तरीका, और एक हिम्मत वाली, हर बच्चा कर सकता है, इससे ज्यादा मेथड मुझे नहीं मिली। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ सर इनके ए पास और 3 माइनस ए मान के कर सकते थे, क्या क्या बेटा, ए और 3 माइनस ए मतलब ट्रेस में ट्रेस में ए को ए, कुछ मान लेते हैं सर। हाँ वो भी है, वो भी तरीका है, पर मैं अभी ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहा था, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से भी देख लेना, ठीक है। तो आई होप Yes. तुम्हें सब चीजें रिकॉल हो गई है। अब इस बार जिस मेथड से क्वेश्चन तुम्हारा क्रैक हो जाए वो कर लेना, 3 अप्रोच तुमने सीख ली। फिफ्थ पे आते हैं, अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है देखा जाए तो, बहुत इजी, जस्ट ग्राफ Yes. बनाना है, और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिया है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, तो जो 0 से 1 में होगा वही -1 से 0 में होगा, तो हम 0 से 1 वाला देखते हैं, -1 से 0 में तो ग्राफ कॉपी पेस्ट कर देंगे, और वही -1 to 1 से यार वो तो सब दिया ही, और यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स रखोगे 0 से 1 में, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये तो तुम्हें पता ही है, तो बेसिकली वो कितना होगा, वाइस ऑफ पहले लिख लेते हैं, चलो एफ ऑफ जी पूछा है ना, एफ ऑफ जी का कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बहुत इजी है, बस दिखने में क्या पता, ये कभी कभी एकदम से क्वेश्चन इन्होंने बहुत इजी दिए है, बस दिखने में फालतू में इतना बड़ा सारा लिखा है तो डर जाते हैं, बस सब समझाते ही एक्चुअली, ये होता है, ये होता है, उस टाइप से। चलो ये हो गया एफ एक्स। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जब हाफ से कम होगा, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जब हाफ से बड़ा होगा और 1 तक होगा, ठीक है, तो ये मॉड ओपन होंगे, हाफ या हाफ से कम में ये 2, और एग्जैक्ट वो तो यहाँ पे तो इक्वालिटी कहीं पे भी ले सकते हो, दोनों में भी चलेगी, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये अपन को मिल गया। तो ग्राफ बना सकते हो, हाफ से कम होता है कब, 0 से हाफ में, और हाफ से बड़ा हाफ से 1 में, इधर कॉपी पेस्ट करना है दूसरी तरफ, तो ये तो अपना हो गया 2, 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तुम देख लेना ऐसा आएगा, आएगा कि नहीं, तो कहां तक जाएगा ये 1
नीचे जाएगा एकदम से एग्जैक्ट 1 पे, क्योंकि 0 हो जाएगा, और यहाँ आएगा ओपन, और ये वैल्यू कितनी है 4। तो इसी का कॉपी पेस्ट हमें बनाना है दूसरी तरफ। ऐसे ही बनेगा पूरा, -1 -½ ये गया, ये गया, ये ओपन इधर आएगा और ये क्लोज्ड आएगा, और ये -1 पे वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी, नीचे गिरेगी। पर -1 और 1 मैंने क्या बताया था, आईआईटी में जनरली वो क्या देते हैं, इंटरवल ओपन ही जनरली देते हैं, पर फिर भी ओपन क्लोज हम यहाँ देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर डिफरेंशिएबिलिटी भी पूछी है साथ में, और डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा ओपन इंटरवल में ही जेई वाले पूछते हैं, ये हमने एक पॉइंट समझा था, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग थ्योरी दी है। तो ये तो देखना ही नहीं, इसके आगे से देखना है और इसके पीछे से देखना है। तो दो तो मेरे शार्प पॉइंट्स नहीं, कितने, एक पॉइंट इधर एक ही हुआ ना अपना, नहीं मतलब डिसकंटिन्यूअस वाला एक हुआ डीसी 1, और एक ये भी अपना नॉन डिफरेंशिएबल, 3 हो गए अपने नॉन डिफरेंशिएबल। तुमसे क्या पूछा है, दोनों का एडिशन 4 हो गया क्वेश्चन। 6th पे आते हैं अब। हाँ, अब 6th में 2 तरीके हैं। 2 तरीके में से कौन से 2 तरीके, एक तो लॉपिटल, हिम्मत करनी पड़ेगी क्योंकि 2 बार लॉपिटल लगने वाला है, और दूसरा बेसिक ट्रिगो से रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन हो रहा है, उसमें थोड़े से कुछ लॉजिक्स हैं जो मैंने सोचे हैं, तो करें डिस्कस। यस सर। हाँ, क्यों कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि तुमने एक बार गड़बड़ कर दी। लॉपिटल लगाओ, चलो मैं लॉपिटल वाली मेथड नहीं बता रहा हूं, बस एक पॉइंट बता देता हूं कि 2 sin A sin B को पहले एक्सपांड कर दो। प्रोडक्ट रूल टिपिकल होता है कि एडिशन रूल डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल पड़ता है, तो इसमें 2 sin A sin B लगा दो, cos A minus B माइनस cos A plus B, फिर 2 मल्टीप्लाई कर दो, सब टर्म्स अलग अलग ही है। अब तो एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, एक एक पूरा सिस्टमेटिक करो, और ऊपर भी एक एक टर्म है। 4√2 का तो अभी कोई काम ही नहीं है, ये तो इंटीजर टाइप शायद बनाने के लिए दिया होगा, मे बी अलग से दिया है ना, क्योंकि ये तो अलग से एक वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो समझ में आया, लॉपिटल से आराम से हो जाएगा। कैसे, बस इसमें ये वाला लगाओ, क्यों, प्रोडक्ट इज अ बिट टिपिकल रेदर देन एडिशन इन डेरिवेटिव, ये मैंने सोचा, और फिर लॉपिटल लगाया, अपनी अटको गए। वो प्रोडक्ट में लग रहा है ना, तब तक कंफ्यूजन लगता है 2 बार, ठीक है, ये तो हो गया। अब अगर हमें बेसिक उससे करना हो, ट्रिगो से, तो बेसिक ट्रिगो से तो भाई यहाँ पे जगह थोड़ी और कम बची है। ये तो कॉपी पेस्ट होता नहीं है ना, ये फोटो में से तो नहीं होता है। सर वो स्लिप हो जाता है। हाँ क्या सर, क्या, कट कर सकते हैं ना, कट एंड पेस्ट। नहीं ये कैसे वो मतलब स्लिप टूल होता है ना नीचे। मैसेजेस वाला आइकन होगा ना बाजू में कंप्यूटर में, राइट राइट हैंड हैंड साइड में। राइट हैंड साइड बॉटम में, वहां पर स्क्रिप्ट का ऑप्शन होगा। स्प्लिट, अच्छा जगह अपन वो कर सकते हैं ना, हाँ ये पेज अलग है ना, अरे अरे हाँ, वो स्वप्निल सर ये यूज करते हैं, मैं भूल गया। अब वैसे भी इसके सॉल्यूशन तो तुम्हें क्या समझ में आएंगे, बस समझते जाओ, ठीक है। तुम रिकॉर्डिंग देख लेना वापस से, ऐसा हो तो। अब अच्छे से लिखने का वक्त नहीं है ना यार, एंड में अब चलो छोड़ो, अभी हमें ज्यादा बाद में समझेंगे सॉफ्टवेयर चीजें। चलो अब इसको अगर अपन देखते हैं, इसको नॉर्मली अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो एक्सपांशन में, हाँ एक चीज एक्सपांशन भी याद आती है, अपन ने रटा हुआ है कि लिमिट में जब भी क्वेश्चन आए तो एक्सपांशन लगाओ, पर एक्सपांशन में दिक्कत है, कोई भी 0 पे टेंड नहीं हो रहा है, 1 पे टेंड, मतलब π/2 पे टेंड हो रहा है x। तो तुम क्या करोगे, आरएचएल टाइप का सब्स्टिट्यूशन, पर उससे तो और टिपिकल हो रहा है, π/2 प्लस h सबको बदलोगे सर s प्लस s और ये सब कर सकते हैं ना। हाँ मतलब मैं वही बता रहा हूँ, π/2 प्लस h अपन करते हैं, एक्सपांड करते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहे हैं, और फिर एक्सपांशन लगाओ, तो वो मैं अभी प्रिफर नहीं कर रहा हूं, इसीलिए एक्सपांशन, ओके। पर एक्सपांशन से पता है तुम्हें बेटा, एक चीज क्लियर हो रही है एक्सपांशन से, जो न्यूमरेटर में जो टर्म है, चलो मैं बताता हूँ, यहां तक तो अभी क्लियर हो गया ना कि एक्सपांशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बोलो जल्दी, Yes, sir. ठीक है। अब दूसरा वे अब अपन देखते हैं यहाँ पे, sin 3x की जो टर्म है, मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, हाँ, अगर हम
इसको एक्सपांड करते भी हैं मान लो, तो पहली टर्म कौन सी आएगी? और अभी नहीं, रुको रुको रुको, जो पाई बाई टू प्लस एच वाला बोल रहा है ना, मैं उसमें कुछ क्लिक बस तुम्हें पॉइंट बता रहा हूँ। जब पाई बाई टू प्लस एच करेंगे अपन, इसमें पाई बाई टू प्लस एच न्यूमरेटर में सिर्फ, क्योंकि उसमें बहुत इजीली हो रहा है, मैंने करके देखा था, तो उसमें ये टर्म आएगी, ये बन जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। और अब तुम इसको जब एक्सपांड करोगे तो तुम देखोगे कि 4h स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब h स्क्वायर का कोएफिशिएंट विल बी द आंसर। तो डिनोमिनेटर से तुम्हें h स्क्वायर का कोएफिशिएंट ढूंढना है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो अब तुम जब पाई बाई टू प्लस एच करोगे तो बस h स्क्वायर का कोएफिशिएंट ढूंढो। पर मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन तब भी लग रहे थे जब मैंने ट्राई करा। मैंने ये ट्राई किया तो मुझे ये चीज दिखी, ये समझ आया कि नहीं? जब तुम कर रहे हो पाई बाई टू नीचे भी करोगे तो h स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो रहा है, ठीक है। या एक्सपांड करने के बाद जब तुम लॉपिटल भी लगाओगे तो 2 बार लॉपिटल लगेगा, क्योंकि h स्क्वायर का 2h हो रहा है, 2h का सिंगल। तो इससे ये भी समझ आ रहा है कि जब तुम लॉपिटल से जाओगे तो 2 बार लॉपिटल लगेगा। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? कितनी बार लॉपिटल लगेगा? एक्सपांड करा जब तक वो हटेगी नहीं टर्म, क्योंकि वो मिनिमम है, मतलब वही 2 बार में हटेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया कि 2 बार ही क्यों लॉपिटल से आंसर आएगा? यस सर। ये एक लॉजिक था, ये नहीं पता होता है बच्चों को। चलो खैर, अब अपन एक और लगाते हैं, अब फाइनली हमारा ट्रिगो वाला पार्ट। तो ट्रिगो में तो पहले तो ये sin 3x प्लस साइन सी प्लस साइन डी लगा, ये तो दिख ही रहा है। तो कितना हो जाएगा? 2 sin cos x। इसका तो कोई काम नहीं है, तो हटा भी दोगे तो भी चलेगा। ये आ रहा है 2 sin 2x cos x। अब सुनना यहां पे फिर से, इसको फिर से बदल दो, 2 sin x cos x। तो ये कितना हो जाएगा? 4 sin x cos स्क्वायर x। एक चीज सुनना अब यहाँ पे, 2 sin 2x जब ये ले रहे ना अपन, तो थोड़ा सा ये टर्म में फैक्टर बनाने में दिक्कत होगी, थोड़ा लंबा जाएगा। पर जैसे ही मैंने ऐसा लिखा तो तुम ध्यान से देखो यहाँ पे, ये टर्म पाई बाई टू पे तो डिफाइन दे रहा है, बस ये टर्म ही नहीं दे रहा है ना, ये टर्म ही नहीं दे रहा है, मतलब सिर्फ सिंगल टर्म है, सिर्फ सिंगल टर्म है। और इस फॉर्म में लिखने में, इस फॉर्म में लिखने में ये भी 0 पे टेंड हो रहा है, ये भी 0 पे टेंड हो रहा है, तो शायद कैलकुलेशन बढ़ सकती है। पर 2 sin x cos x करके वो इकट्ठा कर लिया, तो सिर्फ एक ही टर्म को तुम्हें हटाना है, एक ही टर्म को तुम्हें हटाना है। जैसे ही cos स्क्वायर x हटा, हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी कि नहीं? बिल्कुल मिलेगी। मतलब डिनोमिनेटर से कैसे भी करके cos स्क्वायर x निकालो बाहर, और वो निकलेगा क्योंकि फाइनाइट वैल्यू है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं कि डिनोमिनेटर से cos स्क्वायर x क्यों जरूरी है? बोलो। यस। और ये लेते हुए चाह रहे तो ये दोनों ही टर्म हटेगी, तो एक टर्म हटाना ज्यादा फिर भी आसान है, नीचे कॉमन फैक्टर निकालना। और तुम देखना cos स्क्वायर x नीचे से निकलेगा। अब कैसे निकलेगा वो जरा सुनो। cos स्क्वायर x, तो इसको तो पहले ही बदल दो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये तो बड़ी दिल्ली। सर आवाज चली गई। आवाज आ रही है क्या? सर अभी आवाज आई। चली गई, अभी आ रही है। अच्छा, ये तो तुमने समझ लिया ना कि ये फॉर्म और ये लिखने का क्या बेनिफिट हुआ? वो आवाज आ रही वापस से चली यस गई। सर। अच्छा, ये समझ आ गया ना, ठीक है। चल अब सुनना डिनोमिनेटर की टर्म को, 2 sin 2x sin 3x by 2 प्लस cos 5x by 2, ये तो cos स्क्वायर x का फैक्टर बाहर निकालना है, तो इसमें से अपने पास 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बन सकता है, और ये माइनस √2 प्लस √2 भी उड़ जाएगा, वो √2 भी गया, cos स्क्वायर x आ चुका है। अब तुम सिमेट्रिसिटी जिसको अपन बोलते हैं, cos 3x by 2 को किसके साथ ले लो? cos 5x by 2 के साथ, और cos c माइनस cos d कितना हो जाएगा? 2 sin, दोनों का सम करो, sin 2x आ रहा है, 8x by 2 4x by 2 2x, sin d माइनस c by 2 कितना हो जाएगा? cos c माइनस 3x by 2 5x by 2 कितना आ रहा है? x by 2 आ रहा है ना, विथ माइनस साइन, ये आ रहा है, ठीक है। ये यार एक बार चेक कर लो, तो ये टर्म आ रही है ना? अरे बोलोगे यही टर्म आएगी, तुम देख लेना, ठीक है। ये टर्म आ गई। अब उसके बाद अपने पास कौन कौन सी टर्म है? देखो यहाँ पे sin 2x है, तो इधर भी sin 2x है, इसको मत करो एक्सपांड अभी, तो sin 2x कॉमन निकल जाएगा, और sin 3x by 2 और sin x by 2 बचेगा। अब यहाँ sin c माइनस sin d लगा देना,
समझ आया कि नहीं? तो वो जब तुम करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा, ये sin 2x जो कॉमन निकला ना, इसको भी एक्सपांड करोगे तो 2 sin x cos x आएगा, और एक जो sin c माइनस sin d लगाओगे इससे भी एक cos x आएगा, तो वो cos square x वहां से भी निकल जाएगा, और जो cos square x दिक्कत दे रहा था वो कैंसिल हो जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आया क्या लॉजिक था? यस ठीक है, cos square x की टर्म नीचे से कैसे निकली, इसमें से cos square x बनाया, ये √2 भी गायब हो गया, ये और ये अलाइक टर्म दिख रही है तो इनकी पेयरिंग ले ली, जैसी पेयरिंग करके cos c माइनस cos d लगाया तो उसमें sin 2x बन रहा था तो कॉमन फैक्टर निकाल लिया, और उससे एक cos x मिल गया, और जो बच गई है उसमें sin c माइनस sin d लगाओगे तो उससे भी एक cos आ रहा है, तो cos square x पूरे में से कॉमन निकल जाएगा। अब तुम करके देख लें, ठीक है, ये प्योर ट्रिगो से हो गया। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर हाँ बेटा बोलो। सर एक स्टेप मतलब डाउट है कैसा कर सकते हैं सर, मतलब क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ सर, बोलो एक स्टेप में डाउट है, मतलब ये उस तरह से स्टेप कर सकते हैं बेटा, अब वापस बोलो बेटा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर? अब आ रही है हाँ हाँ बोलो। सर? मतलब अगर cos x हो और उसको हम अगर sin π/2 माइनस x लिखे और फिर वो π/2 को x लिख सकते हैं, मतलब इस तरह से कोई स्टेप कर सकते हैं? नहीं, वही हो गया ना एक तरीके से, RHL या LHL टाइप का सब्स्टिट्यूशन ही हो गया ना वो एक तरीके से। तो सर यहाँ पर That is sin 3x/2 है तो सर उसको cos π/2 माइनस 3x/2 लिखे और π/2 को x वहां पर पुट कर सकते हैं, फिर वो कर सिंप्लीफाई करके। सकते हो, बट उसके बाद कैलकुलेशन देखना, वो सब थोड़ी सी मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, वो सब मैंने सोची थी, मैंने RHL या LHL टाइप का सब्स्टिट्यूशन भी करा तो वो भी थोड़ा लेंदी जा रहा है बहुत, डिनोमिनेटर की टर्म को देखते हुए, इसीलिए मैंने वो प्रिफर नहीं करा है। बस मैंने वो सब ट्राई करके देखा, तो मुझे जो प्रोमिनेंट लगा वो दो, एक तो लॉपिटल दो बार ही क्यों लगा वो मैंने रीजन बताया, बस इसको 2 sin b को एक्सपांड कर दो, और दूसरा ऊपर cos square x की टर्म जो आ रही है वो नीचे से फैक्टर में निकालो, यही मुझे सबसे इजीएस्ट वे लगे। ठीक है, दो मेथड। यस ऑलराइट, चलो बाकी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी जब मैंने करके देखा था, फिर मैंने ज्यादा उतना सोचा नहीं, आज सुबह 6 बजे उठा था, 3 घंटे मैंने इस पेपर को दिए, और जो जो चीजें मेरे को वापस से रिकॉल हुई, जो चीजें थी वो मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ, इसलिए इतनी जल्दी कर पा रहा हूँ, वरना याद थोड़ा रहता है हर एक मेथड यार। चलो 7 पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत मतलब बहुत अच्छा, मतलब आंसर भले ही बच्चों के आ गए होंगे, पर नहीं ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, वो क्वेश्चन थोड़ी सॉरी 9th क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छा लगा, सबसे अच्छा लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली। अभी अपन आते हैं सबसे पहले 7 जो कि बहुत इजी है, बहुत इजी है, थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट सेवंथ लगेगा। इजी है, क्या? हाँ सर। हाँ ये तो बहुत सेवंथ easy है। बहुत इजी है। सर ये बहुत इजी है। हाँ ये तुम इंटीग्रेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। एक बस पॉइंट मुझे यहाँ पे तुम्हें बताना है, तुम देख लेना, वो तो सब तुम्हें समझ ही आ जाएगा। ठीक है, fx ही यहाँ से निकल जाएगा, और fx ये आ रहा है e की पावर में, अगर fx e की पावर में आएगा मतलब वो हमेशा पॉजिटिव होगा, f(0(1) दिया हुआ है, और अगर वो पॉजिटिव होगा fx हमेशा, तो f'(x) भी हमेशा पॉजिटिव होगा। होगा कि नहीं होगा? मतलब ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया मुझे समझ नहीं आ रहा, तो b पे कुछ डिपेंडेंसी हुई क्या? b पे कोई डिपेंडेंसी नहीं, वो तो हमेशा पॉजिटिव है, और इंक्रीजिंग के लिए बस तुम्हें ग्रेटर देन देखना है, और डिस्क्रीट वैल्यूज या ऐसा भी कुछ इसमें कुछ भी यूज नहीं हो रहा है, डायरेक्ट ही था ये तो इंक्रीजिंग, ये तो पक्का ही गलत है। समझ आया? एक और चीज ये तुम रख के देख सकते हो, जो फंक्शन है उसमें सेटिस्फाई कर रहा है, पर अगर इसको भी करेक्ट मानते हैं कि नहीं फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, फॉर ऑल एक्स के लिए, तो सुनना, ये दोनों साथ में नहीं हो सकते। क्यों? अब ये उसको उधर ले जाओगे तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर है ना, इवन बोल रहे हैं ना फंक्शन को, तो जब मैं इसको यहां पे रखता हूं तो f2x मेरा 1 के बराबर आ रहा है, अगर f2x मेरा 1 के बराबर आ रहा है मतलब f ऑफ x क्या हो जाएगा? +-1, और fx हमारा पॉजिटिव ही है, तो fx इक्वल टू 1 होगा फॉर ऑल x, और fx इक्वल टू 1 हर x की वैल्यू के लिए, मतलब fx हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया फॉर ऑल x, कांस्टेंट हो गया तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0, तो 1 दिया हुआ है यहाँ पे 0 ही रखोगे तो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये केस नहीं आ पाएगा, मतलब ये पक्का गलत है, डी एनालिटिकली हटाया। समझ आया कि नहीं कैसे हटाया? एक और Yes. चीज, एक और चीज बता रहा हूं, जब f2x वो मान लो पॉजिटिव वगैरह नहीं पता होता, ऐसा लिख रहा हूं मैं, तो एक चीज और सुनना, ये टाइप के फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी हो सकते हैं। याद है हमने एक नंबर ऑफ डीसी पढ़े हुए एक क्वेश्चन क्लास में,
कुछ टाइम पे 1 कुछ टाइम पे -1, बट डिसकंटिन्यूअस बना नहीं सकता क्योंकि डिफरेंशिएबल बोल दिया है, इसलिए वो हमेशा होगा। वरना f² x = 1 का भी दे तो fx हमेशा 1 या हमेशा -1 ऐसा नहीं, कुछ पार्ट में 1 कुछ पार्ट में -1, बहुत सारे डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस बन सकते हैं। समझ आया कि नहीं? बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है, बट Yes, यहाँ sir. डिफरेंशिएबल दे दिया है। मजा तो तब आता जब ये डिफरेंशिएबल नहीं होता और वो वाला पार्ट पूरा लगता ग्राफ और एनालिटिकल। नहीं फिर ट्विस्ट यहाँ पे तो खैर वो इंटीग्रेट और ये f' से डिफाइन नहीं होता, वो तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है। मैं तो एक नॉर्मल बोल रहा हूँ, अगर f² x = 1 ऐसी इक्वेशन दे दे तो याद रखना fx ही 1 होगा, fx हमेशा -1 ऐसा नहीं, वो टूट भी सकता है 1 -1 अलग अलग तरीके से, तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन सकती है, बस वो रिकॉल करवा रहा था। 8th पे आते हैं। वंस अगेन अ वेरी इजी प्रॉब्लम, बहुत इजी, सिर्फ कैलकुलेशन चाहिए इसमें थोड़ी बहुत। बन गया था ये क्वेश्चन? हाँ सर। इजी है, बस जिसको कोनिक देख के डर लगता है वो गया काम से, पर इतना टफ क्वेश्चन नहीं आया है, ये तो प्योर मतलब इजी है। देखो मैं बताता हूँ, P is any point in the first quadrant, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल दिया है दोनों पॉजिटिव होंगे x और y। सपोज द टेंजेंट खींची, इससे टेंजेंट खींची और ये कहां से पास हो रहा है 1,0, मतलब यही पॉइंट होगा ना 1,0, एक्स एक्सिस वाली पॉइंट होगा। अब तुम्हें बोला इसी पॉइंट से नॉर्मल भी बनानी है और इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, और इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब होता है स्लोप इज इक्वल टू -1। इक्वल इंटरसेप्ट स्लोप +-1 नहीं -1। ये हमने कई बार डिस्कस करा है क्लास में। इक्वल इंटरसेप्ट, जिसने यहाँ पे इक्वल लेंथ ले लिया वो उलझ सकता है, और पर इक्वल इंटरसेप्ट बोला, इक्वल लेंथ नहीं बोला है। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब स्लोप -1 ही होगा, +-1 ऑप्शन भी नहीं है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड ऑल बोला भी है, तो हर चीज से क्लियर हो जाएगा। तो इसका स्लोप -1 होगा। तो तुम्हें नॉर्मल का स्लोप गिवन है -1, तो अगर नॉर्मल का स्लोप गिवन है -1 तो क्या तुम नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हो y = mx ± √a² n² - b², और गिवन फिगर के अकॉर्डिंग c जो रहेगा नॉर्मल का, नहीं ये तो टेंजेंट की इक्वेशन है, सॉरी ये टेंजेंट की होती है ना इक्वेशन। ठीक है, वो नॉर्मल की तो मुझे याद भी नहीं आ रही, वो अजीब सी होती है और वो काम की भी नहीं है। अरे पैरामीट्रिक में लिख देंगे नॉर्मल, वो भी जरूरत नहीं है, मतलब अगर ये स्लोप इसका -1 है तो टेंजेंट का 1 होगा ना, ये भी तो है अपने पास पॉइंट, हाँ yes. तो 1 होगा। और ये जो टेंजेंट मैंने जो खींची है इसका इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? y एक्सिस नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव। तो ये यहाँ पे साइन कौन सी लोगे? माइनस की ही लोगे। और इसको कंपेयर कर लो किससे? x/a x1 x(x1/a² + y(y1/b² एक = 1,0 दिया है ना पॉइंट, उसको रख देंगे। हाँ उससे इक्वेशन भी निकल रही है, बिल्कुल सही। 1,0 इसमें रख भी दो, 1,0 से पास हो रहा है ना ये, और स्लोप भी गिवन है, तो a और b में एक रिलेशन आ जाएगा। इससे कितना आता है, रुको मैंने कैलकुलेशन करी हो तो मैं बता देता हूँ, फोटो लिया था इसकी कैलकुलेशन करने का, रुको। हाँ ये जब तुम इससे कंपेयर करोगे इक्वेशन तो निकल जाएगी, जब इससे कंपेयर कर रहे हो तो कुछ रिलेशन आ रहे हैं। x1 आएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरा a² और y1 आ रहा है b², ये तुम देख लेना, मतलब ये पॉइंट बेसिकली a², b² है। समझ आ गया? मैंने डायरेक्ट पॉइंट को ऑफ पॉइंट फॉर्म से कंपेयर करके निकाल लिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल गया सेम रेशियो में करते हुए। और भी मेथड है, तुम a सेकंड थीटा b tan थीटा से भी कर सकते हो, मैंने पॉइंट फॉर्म लिया है, तुम पैरामीट्रिक भी लगा सकते हो। ये पॉइंट आ गया। अब अगर ये पॉइंट आ गया मेरे पास, तो एक चीज और है, ये पॉइंट कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, ये मत भूल जाना। पैरामीट्रिक में बस वो ध्यान नहीं रखना पड़ता है, पर अगर जब भी तुम पॉइंट फॉर्म ले रहे हो तो पॉइंट जो भी आएगा वो कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो a² b² इसमें रखोगे तो एक एक कैंसिल हो जाएगा, ये आ रहा है। तो a² - b² 1, ये एक रिलेशन मिल गया है। ये रिलेशन भूल गए तो गड़बड़ हो सकती है क्वेश्चन में। तो a² - b² सर ये कर्व को कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है? क्या बोल रहे हो बेटा? सर ये कर्व को सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना सर, ये स्क्वायर और b²। मैं समझा नहीं, वापस बोलो बेटा। सर वो कर्व को सेटिस्फाई कहाँ कर रहा है, a², b²? a², b², अच्छा ये पॉइंट नहीं आएगा? नहीं सर, a² आएगा, b² नहीं आएगा, मतलब अच्छा sec थीटा ही रहेंगे। नहीं, देखो कितना आ रहा है, मैंने जब निकाला था तो b² आ रहा था यार,
एक मिनट रुको, मैं फिर से कैलकुलेशन देख लेता हूँ कंपेयर करके। एक बार बाकी भी देखना तो नहीं आता है क्या? क्या आता है? बी स्क्वायर ही आया था मेरा तो बेटा, बी स्क्वायर ही आएगा सर ये ये रिलेशन भी आ रहा है सर, ये 1,0 रख के। हाँ मतलब ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर ही आएगा बेटा, कुछ गलती करी होगी तुमने। तो सर पॉइंट यही वो आया। सेटिस्फाई क्या कर रहा है? किस में सेटिस्फाई बोल रहे हो? कर्व में। हाइपरबोला की इक्वेशन में तो रख के ये कंडीशन और आ रही है ना, तुम लाइन की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन में बोल रहे हो? नहीं सर, हाइपरबोला की इक्वेशन में अगर हम रखेंगे तो एलएचएस में तो 0 आ जाएगा ना, और आरएचएस में 1। अरे 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 यार, वही तो, ये रख के मिला है रिलेशन, और बेटा वो a raised to 4 होगा। ये प्रॉब्लम, हाँ अच्छा, ये यस 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 सर, यस। ये गलती सच में हो सकती है पेपर के दिन। वो एक और स्क्वायर है, और वो इसीलिए कैंसिल हुआ। ये तो हमने इक्वेशन करके कंपेयर करके करा, और इस पॉइंट को जब कर में रखोगे तो ये रिलेशन आ रहा है मेरे पास। ठीक है, समझ आ गया? हाँ यस। चलो ठीक है। अब उसके बाद तुम्हारे पास नॉर्मल की भी इक्वेशन तुम निकाल सकते हो। नॉर्मल की इक्वेशन निकालना क्यों? क्योंकि पॉइंट भी पता है वो, क्योंकि मुझे एक पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट। क्यों चाहिए ये वाला पॉइंट? क्योंकि एक ट्राइंगल बन रहा है फॉर्म बाय टेंजेंट, ये वाला ट्राइंगल, तो उसमें 3 पॉइंट्स चाहिएंगे ना। तो ये जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा 0। तुम देख लेना 1,0 ये पॉइंट और ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर। मेरे ख्याल से तुम एरिया निकाल सकते हो, और ये 90 डिग्री भी है, तो हाफ बेस इनटू हाइट वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, जैसे तुम्हें करना हो। चॉइस इज योर्स। ठीक है, बहुत Yes. तरीके निकालने के, तो एरिया निकल जाएगा। तुम देख लेना, आंसर आता है b⁴। ठीक है, और एक ये 2-3 चीजें और पूछी, इसेंट्रिसिटी कहां से कहां होगी। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 मेरे पास था ही सही, तो ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस बी स्क्वायर। क्रिटिकल वैल्यू निकालते, तुम्हें बस इंटरवल बोला है, तो बी मिनिमम 0, जो कि हो नहीं सकता, पर 0 ले ले अगर। ठीक है, और बी मैक्सिमम किसके बराबर हो सकता है? ए के बराबर हो जाए, मतलब बी इक्वल टू ए साथ में इक्वल ही हो जाए। बोल सकते हैं कि नहीं अपन? बोलो। अगर बी को अपन 0 करते हैं एक एक करके, तो बी को 0 करते हैं तो कितना आ गया? 1। 1 से तो बड़ा ही होगा इसेंट्रिसिटी, वो किससे छोटा होगा? ये वाली वैल्यू देख लो, ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आनी चाहिए। तो क्रिटिकल वैल्यू के लिए अपन क्या बोल सकते हैं? 1 ही ले लो, तो 1 + 1 √2, मतलब √2 से छोटा, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पॉसिबल नहीं है। उसकी इसेंट्रिसिटी √2 होती है ना जब a = b हो जाता है, वही वाला केस मैंने यहाँ लिया है। समझ आया सभी को बेटा? बोलो। यस सर। ठीक है, मतलब इसमें क्या तुमने सीखा? तुम्हें बस पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, ये सब पता होने चाहिए, और एक फिगर बनाना आना चाहिए, और थोड़ा बहुत लॉजिकल फिगर देख लेना, फिगर के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं। a > b दिया है, खैर वो तो कोई नहीं। चलो खैर, ये हो गया। हाइपरबोला में तो वैसे भी कोई काम का नहीं है, आगे बढ़ो। हाँ हाँ, नहीं, किसी किसी को दिया जाता है, किसी किसी को नहीं दिया जाता है, मतलब वो सेंटर वाइज है। जहां पे नोटपैड, कभी कभी तो बड़ा भी मिला है बच्चों को नोटपैड, ठीक है, पर किसी को छोटा छोटा भी मिलता है, तो राइटिंग जिसकी छोटी है वो ज्यादा अच्छा है रफ वर्क के लिए। हाँ, तो वहां तुम लेके थोड़ा जाओगे, और देंगे तो सही ना, इकट्ठा दे देते हैं पूरा, फिर एक्स्ट्रा चाहिए तो और भी मिल जाता है। पेजेस नहीं देते जनरली, नोटपैड देते हैं, क्योंकि वो भी शायद वो रख लेते हैं, सब रख लेते हैं। हाँ, अब वो सेंटर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे कर रहे हैं उस चीज को, पेपर वाइज दे दे या हाँ। नोटपैड दे दे, वो उनके हर ऊपर है। सेंटर पे ही ऐसा कर रहे हैं सर, हम जो आकाश में रफ शीट देते हैं ना, सेम ही हाँ। शीट देते हैं। नहीं, बट ऐसा हुआ था, क्षितिज के टाइम पे हुआ था ऐसा, उसने बताया था। नोटपैड वैसा दिया था और बहुत छोटे छोटे दिए थे, तो उसका आधा तो दिमाग उसी से खराब हो गया, क्योंकि उसकी राइटिंग बहुत बड़ी, मेरे से 10 गुना ज्यादा बढ़ा दो, तो उसको बहुत दिक्कत हुई। एकदम आपको बदलना पड़ रहा है सब कुछ, और आपको पन्ने पलटने पड़ रहे हैं, वो इतने छोटे छोटे में था। ठीक है, और क्वेश्चन थोड़े बड़े आते ही, तो ये गड़बड़ हुई थी उसके साथ, और उसका पेपर थोड़ा बिगड़ा, इस कारण उसकी रैंक थोड़ी सी 1500 के उधर गई थी। एक आराम से अंडर 500 वाला बच्चा, क्योंकि कुछ तो फर्क पड़ता है फिर उस दिन। आप देखो ना, आपको जैसी आदत है, आपको वैसी आदत हो जाती है। फाइनल दिन आप बदलोगे थोड़ी ना उस चीज को, तो आपको हर चीज की आदत हो, एक ही पन्ना हो, और उसमें पूरी कैलकुलेशन करने को बोले। क्योंकि एक बार ऐसा भी हुआ था, एक बच्चे ने बताया था, खत्म हो गया, कोई इन्विजिलेटर ही नहीं खड़ा है,
अब वो कहाँ जाएगा? जब तक वो आएगा नहीं, बैठे रहो आप, किसको आवाज लगाओगे, क्या बोलोगे आप? इन्विजिलेटर है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया वो। ऐसा एक तो आवाज बचेगा। लगाना पड़ता है। हाँ मतलब उसमें अब तुम डरना मत फिर। हाँ हाँ पूरी सर, बेशर्मी आधे पार कर देना। हाँ वहां आप तुम्हें मेरा हुआ दिखाना था एक पड़ेगा। बार। क्या क्या बोल रहे हो? मेरे बार मैं तो खड़ा हो गया था ऐसे, कोई दिख नहीं रहा, फिर हाँ। किसी ने देख लिया तो आए। हाँ, उनको कोई मतलब नहीं है देखो तुम्हारे फ्यूचर हाँ। से, और तुम्हें अपना फ्यूचर खुद बनाना है, ये याद रखना। ठीक है, चलो खैर, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन को तुम किसी से बना ये क्वेश्चन? नहीं सर। हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करे हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में, बट द थिंग इज दैट यहाँ पे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल बोला ही नहीं है फंक्शन को। पढ़ो ध्यान से, कहाँ दिया है? वही तो ऑप्शन में दिया हुआ है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। मतलब ये भी हमें प्रूफ करना है। हाँ बेटा बोलो। एक ही ऑप्शन बना था। अच्छा एक ऑप्शन बना था, चलो अपन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बोला ना, मुझे इसमें वक्त लगा और मैंने बहुत इसके बारे में चिंतन विमर्श किया है। आई लाइक दिस क्वेश्चन। कुछ तो आईआईटी में ऐसा मिले, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं, आगे के बहुत इजी है। ठीक है, बस ये वाला क्वेश्चन अपन और देखते हैं, और एक आध और कर लेंगे। 10 तक कर ले अपन, या 9 तक ही रखते हैं, चलो ठीक है, फिर कल अपन आराम से डिस्कस करके इस पेपर को वाइंड अप। बाकी मल्टीपल चॉइस सभी इजी है, सिर्फ ये वाला थोड़ा प्रॉब्लम वाला था सिर्फ। ये बता दूंगा मैं, 11th में तुमने कैसे करा पता है? तुमने कैसे किया था 11th को? 11th तो लॉजिकली फिगर 2 से ही स्टेप किया में था। होता लॉजिक है। फिगर बना के, हो क्या कहते हैं, डायगोनल होता है ना वो, हाँ पैरेललोग्राम का, उससे किया। अच्छा चलो ठीक है, अपन कर लेंगे एक बार, मैं भी बताऊंगा। ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, दिखने में थोड़ा ये सा सर ये टिपिकल है। इजी सर ये है। उल्टा चालू करना था। हाँ उल्टा चालू करो, और फॉर्मेशन नया ऑफ न्यू एनसीआर। एनसीआर, यस नया न्यू एनसीआर पे एनसीआर। बेस किया है। अच्छा ये क्वेश्चन पिछले साल का अपन करेंगे, चलो ये तो खैर फटाफट है। एक गैप मेथड वाला भी आया है इसमें, आएंगे हाँ अपन उस सर, गैप मेथड पे, वो 13 ये सर ये वाला इंजीनियर वाला 13 नहीं हुआ था। तो कर लेंगे अपन। अभी अपन 9 पे वाइंड अप करते, कल बाकी अपन आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। तो 9th वाले को समझना आप, जैसे मैं बताते जा रहा हूं, कुछ ना कुछ हिंट मैंने रेगुलर क्लासेस में दी है। मेक फैक्टर्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, इस टाइप के क्वेश्चन में अपन ने देखा है कि मेक फैक्टर से कर सकते हैं। तो जरा देखो इसको, इसमें +1 करो, -1 करो, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स +1 और इन दोनों में से कॉमन निकालो, तो एफ एक्स +1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, -1, ऐसा कुछ आ रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो, आ रहा है कि हाँ नहीं? सर। यस ठीक है, Yes, मतलब ये sir. फैक्टर्स बन गए ये हमारे, और इस 1 को दूसरी तरफ भेज दो। ध्यान से देखना, हाँ मैंने कैसे करा, मैं वो मेथड बता रहा हूं तुम्हें, क्योंकि हमने ऐसे मेक फैक्टर्स वाले बहुत करे हैं। ठीक है, अब एक नया फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम देते हैं एफ एक्स प्लस 1। ये डायरेक्ट सोचना तो टफ है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा वो देख लिया मैंने, एच ऑफ एक्स मान लेते हैं। क्या ऐसा मान सकते हैं? क्यों मान रहे वो मैं बता रहा हूं, पर ये डायरेक्ट में बोलता है एच एक्स को एफ एक्स प्लस 1 रखो, ये नहीं सोच पाते, पर अब तो समझ आ रहा है ना, एफ ऑफ वाई में भी वही टेक्निक हो रही है, और इस 1 को भी मैंने दूसरी तरफ भेज दिया। अगर एच एक्स मेरा एफ एक्स प्लस 1 है, तो ये क्या है मेरा? एच ऑफ एक्स। ये क्या है मेरा? एच ऑफ वाई। तो ये क्या है मेरा? एच ऑफ एक्स प्लस वाई। मतलब एच ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एच एक्स इंटू एच ऑफ वाई। अभी शुरू हुआ है बेटा, अभी देखते जाओ। वो तो क्या इन्होंने ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न करा नहीं, क्योंकि यहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल आ रहा है, तो तुम जो नॉर्मल भी करते तो भी आंसर आ जाता, पर अभी हमें नहीं पता है। मैं वही बता रहा हूँ, ये प्रूफ तुम्हें नहीं मिलेगा कहीं से जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये समझ आया कि नहीं? एच ऑफ एक्स प्लस वाई, एच ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ वाई आ गया। ठीक है, अब ये डिफरेंशिएबल तो ऐसा बोला नहीं है, और अगर ये हो जाता तो हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ऐसा। ठीक है, e रेस टू kx टाइप का फंक्शन होता है, kx भी हो सकता है। हाँ वही गड़बड़ हुई थी उस समय पे भी, इसलिए मैंने तुम्हें बताया था। a रेस टू x तो होता है, a मान लेते हैं ना इसको, a रेस टू x तो इन जनरल होता है हमारा, पर a रेस टू kx भी हो सकता है। देखो वैलिड है, रख के देखो है कि नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फंक्शन कौन सा होगा एंड ऑल, उसको पता करने के लिए हम वो लगाते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल।
अभी हम बोल नहीं सकते ना, इसलिए क्या बोलेंगे, h टेंडिंग टू 0, h ऑफ x प्लस h माइनस h ऑफ x अपॉन में h, यही होता है ना। h ऑफ x प्लस h को क्या लिख सकता हूँ मैं, इंटू h ऑफ h, तो यार ज्यादा h हो गया कोई बात नहीं, वो एफ जी एच, मैं एच को बोला फिर नया बोलते ना फंक्शन। चलो कुछ कॉमन निकल रहा है, एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एच 1, अरे यार अपॉन में एच, ये आ गया एच डैश एक्स। ठीक है, कोई डाउट, इसको डिवाइड कर देते हैं अपन, तो एच डैश एक्स h अपॉन of में 0 h, 1 लिख देंगे, क्या बोल रहे हो? 1 को h of 0 लिख देंगे। हाँ हाँ हाँ, इसको अगर अपन ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये हो गया। और हाँ एक चीज और है अपने पास, यहाँ पे लिमिट है ना, अभी लिमिट, भी क्या बोल रहे हो? लिमिट नहीं लगाई ना आपने अभी। हाँ लिमिट, लिमिट लगा रहा हूँ मैं, लगा रहा हूँ, लिमिट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर अपनी h टेंडिंग टू कितना है, 0 है। ठीक है, अगर तुम कहीं से भी ये चीज प्रूव कर दो कि h ऑफ 0 1 है और h डैश 0 एग्जिस्ट करता है, तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, और ये अब हम प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, h ऑफ 0 1 होगा कि नहीं, पहले तो वो बताओ। सर मतलब बिल्कुल 0 या होगा, 1 कुछ भी हो सकता है इक्वेशन में से, बिल्कुल। इधर से अपन लेकिन वो आते हैं, f ऑफ 0, h ऑफ 0 अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे देखो ना, ये एक्सटेंडिंग, लिमिट लगाओ यहाँ पे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, जब अपन करेंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी हो रही, 0 पे टेंड होगी। एग्जैक्ट 0 भी Yes. अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, f ऑफ 0 भले ही ये टेंडिंग है, पर f ऑफ 0 तो 0 ही होगा ना, ये डिफाइंड भी है, yes, 1 देगा, पर ये एग्जैक्ट 0 होके 0 बना देगा, तो h ऑफ 0 भी 100% कितना होगा, 1 होगा, तो h ऑफ 0 तो 1 होगा। ठीक है, अब दूसरी चीजें और मैं बता रहा हूँ, इतना तो समझ में आ गया ना। अच्छा h yes, क्या ये 1 कैसे आया, वो बेटा f ऑफ 0 रखो ना, x की जगह 0 रखो, क्योंकि ये दिया हुआ है फॉर x, y बिलोंगिंग टू r के लिए वैलिड है, तो मैं 0 भी रख सकता हूँ, और ये टेंडिंग टू 1 है और ये एग्जैक्ट 0 है, तो f ऑफ 0 तो पक्का 0 होगा, कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने की जरूरत नहीं है, f ऑफ 0 तो 0 ही है, तो h ऑफ 0 तो 1 ही होगा, डायरेक्ट रख के आ रहा है। दूसरा, ये जो वैल्यू है, क्या इसी को अपन h डैश 0 बोलते हैं, ये 0 प्लस सर h f ऑफ 0 0 होगा, वो कैसे हमने प्रूव किया? अरे f ऑफ 0 तो 0 ही है ना, x की जगह 0 रखो ना बेटा, ये हमेशा वैलिड है, तो अच्छा, f ऑफ उधर की साइड है, 0 ओके। इज इक्वल टू 0 इंटू ये टेंडिंग वैल्यू जो भी है, पर ये 0 हो गया ना, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट 0 तो वैल्यू 0 हो गई है। अब देखो, हमें ये देखना है कि ये डिफाइंड है कि नहीं, अभी ये पता करना है मुझे, मुझे पता नहीं है कि h में वो डिफाइंड है कि नहीं, ये एक पॉइंट है, अभी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर मैं इसको वैलिड मान लूंगा तो h डिफरेंशिएबल हो जाएगा, यही तो पता करना है हमें। तो देखो h डैश 0 एग्जिस्ट कर जाएगा तो हमारा सब कुछ एग्जिस्ट कर जाएगा, तो h डैश 0 को एग्जिस्ट कराने के लिए मैंने क्या दिमाग लगाया वो देखो, इस 1 को उधर भी लेके जा सकते हैं, fx को देख रहा हूं क्योंकि यहाँ तुम्हें एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, अब उसको यूज करूंगा मैं, 1 को उधर ले गया तो hx माइनस 1 हो गया, देखते जाना हाँ कैसे मैंने रीअरेंज करा हुआ है, h ऑफ x माइनस 1 अपॉन में, और इस 1 को अपन h ऑफ 0 भी लिख सकते हैं ना, देखते जाना, और इस नीचे अपन x माइनस 0 लिख दे, ये अगर मैं ऐसा लिखता हूं ये एक्सप्रेशन, ठीक है, तो क्या यही वैल्यू x से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि वो मेरा fx था, जाऊं क्या वहां से, पूरा कैसे बनाया, h ऑफ x अच्छा इज g इक्वल, of x आएगा, हाँ हाँ हाँ, h ऑफ x मेरा fx प्लस 1 है, तो h ऑफ x माइनस 1 मेरा f ऑफ x होगा, जैसे ही सब्ट्रैक्शन आएगा तो अपना फर्स्ट प्रिंसिपल या f ऑफ x माइनस f ऑफ c, याद है ना ये वाला, तो इसमें तो LHD RHD दोनों ही आ जाता है वैसे, ये f डैश c होता है, ये हमें पता है, तो इसीलिए मैंने नीचे इसको लिख दिया h ऑफ x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 0, क्योंकि मैंने 1 को क्या लिख दिया है, h ऑफ 0, ये पूरा सेट हो रहा है, देखते जाना, और इधर x से डिवाइड भी कर दिया, दोनों तरफ सेम रखना है, और ये इसीलिए ऐसा डिवाइड करा क्योंकि fx G अपॉन of में x किसके दिया है। बराबर दिया हुआ है, g ऑफ x, और अपना h टेंडिंग टू वो 0 है, ठीक है, ये कितना हो गया, g ऑफ x हो गया, ये आ गया, कोई डाउट,
ठीक है, ये सब टेंडिंग में, एग्जैक्ट वो नहीं, x कैन नॉट बी 0, x टेंडिंग टू 0। हाँ वो x प्लस h, वैसे भी समझ जाओ। तो ये कितना बन गया जरा बताओ, इसको क्या कहते हैं, g ऑफ x। अब लिमिट लगा दो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, g ऑफ x पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 में कितना दिया हुआ है 1। एग्जैक्ट 0 नहीं है, एग्जैक्ट 0 पे तो वैल्यू अलग से निकाल ली अपन। तो x टेंडिंग टू 0 पे ये पहला क्या बनेगा, h डैश 0 बनेगा ना। यस सर। और वो एग्जैक्ट किसके बराबर है 1, मतलब h डैश 0 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ जो डेटा दिया अपन ने वो ही लिया है, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी वैल्यू कितनी है 1 है। तो h डैश x अपॉन में hx इज इक्वल टू 1, ये हो गया। नाउ वी कैन इंटीग्रेट इट, कर लेंगे अब तो इंटीग्रेट, और उससे फिर अपना लॉग में आ जाएगा। तो अब अपने पास h ऑफ x आ जाएगा e रेज टू वो ax समथिंग कुछ आएगा, और a की वैल्यू भी तुम निकाल लोगे। कांस्टेंट नहीं आएगा क्या, अच्छा कांस्टेंट अरे नहीं वो है। लॉग में लिख लो ना उसको। हाँ 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 सर, अभी तो इसलिए तो मैंने ऊपर लिखा ax, और फिर वो h ऑफ 0 तुम्हें 1 दिया हुआ है, तुम देख लेना h ऑफ x आ जाएगा e रेज टू x। ठीक है, और hx मेरा e रेज टू x आया, तो fx कितना होगा -1। तो fx मेरा आ गया है e रेज टू x -1, और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल। यहां तक कोई डाउट, क्लियर हो गया। तो No, अब तो ये हो जाएगा, अब तो कुछ बचता ही नहीं है इस क्वेश्चन में, अब तो तुम कर ही लोगे कि कुछ Yes, और sir. बताने की जरूरत है इसमें। एक और दिया हुआ ना, ये वाला देख लेते हैं, ये वाला, ये g डिफरेंशिएबल है कि नहीं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो g ऑफ 0 तुम्हें 1 दिया हुआ है, अगर g ऑफ 0 1 है, एग्जैक्ट उस पॉइंट पे वैल्यू 0 1 है, तो मुझे बताओ डिफरेंशिएबल पता करने के लिए अपन ये लगा सकते हैं ना, g ऑफ x माइनस g ऑफ 0। हमें सिर्फ 0 पे चेक करना है, बाकी पे तो होगा ही होगा, 0 पे तो देखना है बस अपन को, बाकी पे तो ये होगा ही gx, वो तो तुम देख लेना, वो डिवाइड करोगे, क्योंकि fx अपॉन x से मेरा g ऑफ x, ये भी बता देता हूं क्यों, fx अपॉन में x मेरा g ऑफ x है, ये e रेज टू x -1 है, तो हमें तो सिर्फ 0 पे देखना है ना, 0 पे क्या हो रहा है g ऑफ x का, क्योंकि ये हमने जब डिवाइड करा तो हमने माना है कि x नॉट इक्वल टू 0, ये हमने माना है, वरना तो तुम इसको देख के बोलोगे 0 पे कभी डिफाइंड ही नहीं है फंक्शन। अरे पर फंक्शन में तो ये दिया है ना, जब भी डिवाइड करते तो नॉट इक्वल टू 0 मानते हैं। ओके, ये याद रखना। और सर g पर ऑफ इसमें 0, अभी लिमिट लगा देंगे तो पता चल जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, g ऑफ 0 1 इज कंफर्म। अब व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 तब हम डिवाइड कर रहे हैं उसको वैसा। तो अब अपने पास fx अपॉन में x हो गया, तो अपन वो x पे 0 पे देख रहे हैं, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, g ऑफ x माइनस g ऑफ 0। g ऑफ 0 तुम्हें 1 दिया हुआ, g ऑफ 0 तुम्हें 1 दिया हुआ, ये ऐसे लिख सकता हूं मैं, देखते जाना। हाँ, और ये किसके बराबर है, g ऑफ x माइनस 1, fx अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 0। ये मेरा g डैश 0 ही चल रहा है, डिफाइंड है कि नहीं वो देख रहे हैं, ये आया, इसको ये लिख सकते हैं। fx अपॉन में x किसके बराबर हो जाएगा, e रेज टू x -1 माइनस x अपॉन में x, और ये x स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये 0 पे लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल करती है। अरे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसको क्या लिखोगे 1 + x + x स्क्वायर बाय 2 Yes, sir. फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये टेंडिंग चेक कर रहे थे, और g ऑफ 0 तुम्हें 1 दिया भी है, तो फंक्शन वो देखना ही नहीं, और ये तो डिफाइंड हो गया ना g डैश 0। कोई डाउट, ठीक है, नो सर। फंक्शन ब्रेक करके, जैसे gx को मान लेते हैं कि e raised to x minus 1 by x और x not equal to 0 हाँ और 0 equal to x equal to 0 हाँ। और जब शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं हाँ वो भी करके देख सकते हो, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें कुछ कुछ चीजें थी, छोटी छोटी सी चीजें थी। अब इसमें क्या, अगर कोई मान ही ले फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इसको x को कांस्टेंट मान के y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, एंड ऑल पढ़ा है ना ये वाला, तो उससे तो डायरेक्ट ही फंक्शन ही आ रहा है, उससे तो सब कुछ तुमने पहले ही सब करेक्ट मान लिए, तो सब करेक्ट ही होते जाएगा। और वो फॉर्चुनेटली इसका आंसर आता है ABD, तो वो डिफरेंशियल वाले तो वो है ही सही, ऐसा हो रहा है। हाँ एग्जाम में पास हो जाएगा वो तो मान लेके फिर टिक कर देगा, तभी तो बोला ये टफ था क्वेश्चन, मुझे ये टफ सबसे ज्यादा यही लगा, क्योंकि ये थिंकिंग प्रोसेस वाला है बहुत, और ये फैक्टराइजेशन, फिर एक नया फंक्शन मानना, फिर ये करना, फिर h को पता करने के लिए h डैश 0 डिफाइन होना चाहिए, और h डैश 0 डिफाइंड है, वो कैसे है वो सब बताया, तो फिर उससे वो डिफाइंड है तो वो भी डिफाइंड हो जाएगा। हो गया सर h dash 0 एग्जिस्ट इसलिए माना क्योंकि तभी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं।
हाँ पूरा वो उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ही तो चला, मतलब ये वाला तो ये वाली वैल्यू का मैं बोल रहा हूँ, ये इक्वल टू बराबर ही रहेगा ना उसके, ये एग्जिस्ट कर ही रहा है तो बगल वाला भी एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो फिर तो इंटीग्रेट करके कर लो। तो एच डैश जीरो का एग्जिस्टेंस जरूरी था, वो हो गया तो सब हो गया, क्योंकि तभी हम उसको e रेस टू ax वैसा लिख पाते हैं, ये तभी लिख पाते हैं वरना नहीं लिख सकते हैं। मतलब अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बोल दिया जाए या नॉन डिफरेंशिएबल वैसा, या एच ऑफ एच डैश जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो e रेस टू x बनेगा क्या, फिर तो ले भी नहीं सकता। अब कोई मान ही ले उसको तो फिर तो टिक हो ही रहा है, वो तो डायरेक्टली टिक हो रहा है, मतलब अगर डिफरेंशियल मान लो तो फिर तो वो मींस लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। अरे क्योंकि एच डैश जीरो मिल रहा है यहाँ पे, ये देखो ना, ये एच डैश जीरो है लिमिट लगाने के बाद, जो लगाया है यहाँ पे, जो अपन फर्स्ट प्रिंसिपल लगाते हैं ना पता करने के लिए डिफरेंशिएबल है कि नहीं, उसमें ये टर्म बच रही है, बाकी सब टर्म तो अलग हो गई, और ये एच डैश जीरो ही है, तो ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो हाँ ये कर रहा है क्वेश्चन, क्योंकि ये एक लिमिट दी हुई थी वहां पे वो ऊपर, तुमने देखा ही हो। चलो तो यही वाइंड अप करते हैं, कुछ कुछ चीजें शायद तुमने सीखी होगी आज, ऑलराइट, और अब कंटिन्यू करेंगे हम कल के दिन, इसको वाइंड अप करेंगे पूरा अच्छे से, और फिर कल ही आखिरी दिन रखते हैं, काफी अब तुम पढ़ो, कोई डाउट्स आए तो वो तुम पूछ लेना, ओके। इसी के साथ ही आज की कक्षा समाप्त की जाती है, धन्यवाद। सर हाँ ये अंशुल बोलो। सर वो आइगन वैल्यूज वाली पीडीएफ शेयर कर दो ना मुझे। हाँ मैं कर देता हूँ, मुझे व्हाट्सएप कर दो बस एक बार। यस। थैंक यू। Thank you, sir.